काउंट के परिवार का कचरा। अध्याय 5। केल ने सुबह सुबह चोई हान की तरफ सिर हिलाया और ठंडे पानी का गिलास उठाया जो रॉन ने उसके लिए तैयार किया था। केल को याद आया कि रॉन ने पहले क्या कहा था, क्योंकि उसने महसूस किया कि ठंडा पानी उसके शरीर में बह रहा है। युवा मालिक, इतनी लंबी रात को टहलना ठीक नहीं है। ये रॉन आपके बारे में बहुत चिंतित था। इससे उसका मन शांत हो गया, भले ही किसी कारण से उसे ठंडा पानी न मिला हो। केल ने सावधानी से पानी वापस रख दिया और चोई हान से बात करना शुरू कर दिया। तुमने सब कुछ ठीक से संभाल लिया? हाँ, केल ने। चोई हान द्वारा कईल को सराय में वापस लाने के बाद वह तुरंत उनके पदचिह्नों को मिटाने के लिए वापस गया और पश्चिम की ओर जाने वाले नकली पदचिह्नों का एक नया सेट तैयार किया। म्याऊं। केल ने उन बिल्ली के बच्चों की ओर देखा जो झटकेदार खाना खा रहे थे और जम्हाई ले रहे थे, और चोई हान को उस शहर के बारे में समझाना शुरू कर दिया जहां वे जल्द ही पहुंचने वाले थे। अगले शहर का नाम पजल सिटी है। ये हमारी यात्रा का मध्य बिंदु है। एक बार जब आप हेनिट्यूस क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं, जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो विस्काउंट के क्षेत्र में स्थित इस छोटे से शहर से राजधानी तक सभी सड़कें अच्छी तरह से पक्की हैं। यही कारण है कि हेनिट्यूस क्षेत्र अब तक सुरक्षित रहा है, भले ही यह व्यापारियों के लिए थोड़ा कष्टप्रद हो। भले ही आपके पास बेचने के लिए बहुत सारा सामान हो, लेकिन अगर सड़कें खराब हो तो व्यापारियों के लिए उन सामानों को खरीदने के लिए यात्रा करना मुश्किल होगा। हालांकि व्यापारियों ने इस असुविधा को झेला क्योंकि हेनिट्यूस क्षेत्र से निकलते ही सड़कें पक्की हो गई थीं। इसके अलावा इन पक्की सड़कों की वजह से रोआन साम्राज्य के पूर्वी हिस्से में प्रभावशाली ताकतें अक्सर इकट्ठा हो पाती थीं। यही कारण था कि राजधानी में लोग पूर्व के कई मुद्दों पर चर्चा करने में सक्षम थे, भले ही पूर्व में मार्क्विस के पद से उच्च कुलीनता वाले कोई रईस नहीं थे। यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा समय लगा क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे पहाड़ हैं, लेकिन यहाँ से आगे इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। पजल सिटी दूरी के संदर्भ में मध्य बिंदु नहीं था, बल्कि समय के संदर्भ में मध्य बिंदु था। लेकिन कैले ने क्या? वापस आते समय मैं विस्काउंट के विला की जांच करने गया था। और केल के उदासीन भाव को देखते हुए चोई हान के चेहरे पर थोड़ी कड़वाहट थी। वे सभी अराजकता की स्थिति में लग रहे थे। सैनिक और शूरवीर भी गांव छोड़कर जा रहे थे। मुझे यकीन है कि वे रिपोर्ट करने गए होंगे। होश में आने के बाद उन्होंने संभवतः लोगों को वेनियन भेजा और गुफा के आसपास के क्षेत्र की जांच की। हालांकि चोई हान की रिपोर्ट यही समाप्त नहीं हुई। तथापि बस ये कह दो, केल ने भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया और चोई हान को तीखी प्रतिक्रिया दी। चोई हान के चेहरे पर अभी भी कड़वाहट थी और वह धीरे धीरे बोलने लगा। गुफा से बाहर निकलने के लिए जिस रास्ते से हम निकले थे उसका एक हिस्सा उड़ गया था। यहाँ तक कि पेड़, घास, जमीन और उसके आसपास की हर चीज बर्बाद हो गई थी। प्लॉप। बिल्ली के बच्चों ने अपने मुंह में रखी हुई झटकेदार चीजें गिरा दी। हालांकि केल अभी भी शांत था। मुझे यकीन है कि यह काम ड्रैगन ने किया है। चोई हान चुपचाप वहीं खड़ा रहा। केल ने यह देखा और अपनी सीट से उठकर मुस्कुराने लगा। भले ही वह केवल 4 साल का हो, लेकिन ड्रैगन अभी भी बहुत होशियार था। उसे पता था कि कोई भागने के रास्ते पर आ सकता है और शायद उसने इसे उड़ाने का फैसला किया। चूंकि ड्रैगन भी मैना के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए उसने संभवतः अपने आसपास की हर चीज को नष्ट कर दिया ताकि क्षेत्र में मौजूद जादुई औजारों को भी नष्ट किया जा सके। यह अच्छी बात है कि इसने सभी बेहोश लोगों को नहीं मारा। यह शायद इसलिए रुका हुआ है क्योंकि यह अभी भी छोटा है और अभी भी थोड़ा डर है। मैं समझ गया। मुझे वहां बहुत ज्यादा मानस महसूस हुआ। ड्रैगन को सिर्फ इसलिए नीची नजर से मत देखो क्योंकि वह छोटा है। तुम्हें इसका पछतावा होगा। ड्रैगन को बहुत बड़ा जानवर माना जाता था जो बहुत ही छोटा होता था। चोई हान से सवाल पूछने से पहले केल ने ड्रैगन को अपने साथ लाने के बजाय उसे छोड़ने के लिए एक बार फिर खुद की प्रशंसा की। अब तुम बाहर जा सकते हो। क्या तुम हमारे जाने तक सोते रहोगे? नहीं, मुझे बीकरोक्स की मदद करनी है। कौन बीकरोक्स? केल ने आश्चर्य से हौंफते हुए जल्दी से पूछा। ओह, मुझे लगता है अब आप करीब हैं। उस समय केल ने पहली बार चोई हान के चेहरे पर एक स्थिर भाव देखा। चोई हान ने बहुत सख्ती से जवाब दिया, नहीं, हम बिल्कुल भी करीब नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समझा। ठीक है फिर। केल ने भी अपने चेहरे पर वैसा ही भाव रखते हुए जवाब दिया और चोई हान ने चुपचाप झुककर कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। केल ने चोई हान को बाहर जाने का आदेश दिया क्योंकि वह दरवाजा खोल रहा था। हंस से कहो कि जाते समय कुछ ड्रिंक्स तैयार रखे। माफ करें। चोई हान की आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं जब उसने कैले की ओर देखा। उसने शांत बैठे कैले और घड़ी की ओर देखा जिसमें सुबह के 7 बजे थे।
कैले ने ताजगी से चोई हान के मौन प्रश्न का उत्तर दिया। क्या आपने कभी हैंगओवर ड्रिंक के बारे में नहीं सुना है? चोई हान बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन केल को इसकी परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि ऑन और हॉन भी उसे देख रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या वह वाकई इतनी जल्दी शराब पीना शुरू करने वाला है, लेकिन उसने भी उनकी अनदेखी की और आईने में देखा। क्या अद्भुत अभिव्यक्ति है। उसका चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा था और अभी भी थोड़ा नशे में था। केल ने संतुष्टि में सिर हिलाया और फिर पहली मंजिल पर चला गया। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। सुबह 7 बजे का समय जल्दी था, लेकिन कुछ लोगों के लिए दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। वाइस कैप्टन वहां खड़े थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कल रात कभी शराब नहीं पी थी और किसी से गंभीर बातचीत कर रहे थे। केल ने पास में ही एक सख्त चोई हान को देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उपकप्तान से बात करने वाला व्यक्ति उन शूरवीरों में से एक था जिन्हें चोई हान ने कल हराया था। सख्त हो जाना सामान्य बात थी। केल चोई हान के पास गया और उसके पैर पर लात मारी। तुम इस तरह क्यों अकड़ रहे हो? आह! चोई हान केल की धीमी फुसफुसाहट से एक क्षण के लिए हड़बड़ा गया, फिर अजीब तरह से मुस्कुराया और चुपचाप जवाब दिया। मुझे लगा कि मैंने इतनी ताकत लगा दी है कि वे एक दिन तक लड़ नहीं पाएंगे, लेकिन वे मेरी अपेक्षा से कहीं पहले ही उठकर चलने लगे हैं। मुझे लगता है कि मैंने सोचा था कि मानव शरीर वास्तव में जितना कमजोर है, उससे कहीं अधिक कमजोर है। मुझे लगता है कि मैं भविष्य में मनुष्यों के खिलाफ अधिक ताकत का उपयोग कर सकता हूँ। केल ने अपनी नज़र चोई हान से हटा ली। चोई हान वास्तव में एक सामान्य मुख्य चरित्र के मॉडल में फिट बैठता है जो न्याय की ओर अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को खुशी से नष्ट कर देगा। वहां अन्य अस्तित्व भी थे जो केल की उम्मीदों से बाहर थे। ऑन और हॉन्ग उसके पीछे पीछे नीचे आ गए थे। बिल्ली के बच्चे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए थे और अपनी दुम हिलाते हुए नाइट की तरफ देख रहे थे। कोई भी देख सकता था कि वे इस स्थिति का आनंद ले रहे थे। उद्धरण ... क्या मैं यहाँ सबसे बड़ा काया हूँ? जब केल इस बारे में सोच रहा था और अपनी मेज पर बैठा, तो सराय का मालिक उसके लिए शराब की एक बोतल ले आया। युवा मालिक, मैंने वही शराब तैयार की है जो आपने कल रात पी थी। बूढ़े आदमी, जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरे दिमाग में कुछ आता रहता है। हाँ, केल ने घबराए हुए बूढ़े आदमी को देखकर मुस्कुराया और बोलना जारी रखा। मुझे लगता है कि आप वाकई एक स्मार्ट विक्रेता हैं। यह एक तारीफ है। ये हैंगओवर ड्रिंक के लिए एकदम सही है। पोंग! शराब की बोतल एक ताज़ा आवाज के साथ खुली और केल ने तुरंत एक कप शराब पी ली। उसका चेहरा लगभग तुरंत लाल होने लगा। केल ने जानबूझकर अपनी आंखें आधी खोली और उपकप्तान की ओर देखा। उपकप्तान अभी भी दूसरे शूरवीर से बात कर रहा था। कल, यहाँ तक कि लंबी यात्रा के बाद आराम करने के लिए हमने एक पार्टी रखी थी। हर कोई शराब पी रहा था और आराम कर रहा था। कोई भी सराय से बाहर नहीं गया। लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि विस्काउंट की संपत्ति से कोई व्यक्ति इसके बारे में क्यों उत्सुक होगा। मार्क्वेस की संपत्ति से आए शूरवीर ने खुद को विस्काउंट की संपत्ति से आए किसी व्यक्ति के रूप में पेश किया। शूरवीर वाइस कैप्टन की संदिग्ध निगाहों को देखकर मुस्कुराया, लेकिन शूरवीर ने फिर भी गंभीर भाव से जवाब दिया। कल एक चोर विस्काउंट के विला में घुस गया था। मैं और कुछ अन्य शूरवीर पहरे पर थे, लेकिन चोर के कारण हमारी कुछ चीजें खो गईं। ये सुनने के बाद कि काउंट हेनिट्यूस की संपत्ति के लोग यहाँ गांव में हैं, हम ये देखने आए कि क्या चोर ने काउंट के यहाँ से भी चोरी की है। चोर मेरी गांड! खैर, मुझे लगता है कि एक ड्रैगन चोर भी एक चोर है। केल ने इस बारे में सोचते हुए बोतल से एक घूंट लिया। उस पल, उसकी नज़र उस शूरवीर से पड़ी जो कल विस्काउंट के विला में था। आप कहाँ देख रहे हैं? शूरवीर ने तुरंत सिर झुकाया और अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं। उपकप्तान ने अजीब तरीके से केल की ओर देखा, फिर एक नकली खांसी निकाली और फिर आत्मविश्वास से और जोर से जवाब दिया। हमारे युवा स्वामी इसलिए शराब पी रहे हैं क्योंकि अगर वे सुबह पीते हैं तो उनका दिन बेहतर होता है। इसके अलावा ये हैंगओवर ड्रिंक है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो पिछली रात बहुत ज्यादा शराब पीने से हुए हैंगओवर को ठीक करने के लिए पीते हैं। केल ने उपकप्तान को घूर कर देखा, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि उपकप्तान उसका मजाक उड़ा रहा है या उसके लिए कोई बहाना बना रहा है। फिर उसने एक और ड्रिंक पी ली। मैं समझ गया। कितना दिलचस्प युवा मास्टर है। शूरवीर ने उपकप्तान के शब्दों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी तथा फिर आदरपूर्वक केल की ओर झुक गया। मुझे लगता है कि इससे उनका हमारे प्रति संदेह कम हो जाएगा। केल को लगा कि अब उन पर मार्क्वेस के शूरवीर द्वारा संदेह किए जाने का कोई कारण नहीं होना चाहिए जो इतनी सुबह सराय में आया था। केल के दूत के यहाँ रहने के दौरान ड्रैगन गायब हो गया था और वे अगली सुबह ही वहां से चले जाने वाले थे, लेकिन उन पर संदेह करने के लिए बहुत अधिक कारण नहीं थे।
वेनियन के बचे हुए अधीनस्थ हमलावरों द्वारा पहने गए 6 तारांकित परिधानों के बारे में सोचेंगे, जो किसी खास संगठन का प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं, साथ ही उन पटरियों के बारे में भी जो पश्चिम की ओर जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे कभी नहीं सोचेंगे कि केल जैसा कोई व्यक्ति, जिसे कचरा कहा जाता था, ऐसा कुछ करने में सक्षम होगा। तो मैं आज आपकी सुरक्षित यात्रा की कामना करता हूँ। इसके अलावा, जब उनके साथ मार्क्विस, वेनियन या विस्काउंट भी न हो, तो वे काउंट के सबसे बड़े बेटे को जाने से नहीं रोक सकते थे। खासकर तब जब वह रईस क्राउन के आदेश के तहत राजधानी की ओर जा रहा हो। कौन सोचेगा कि एक रईस जो ताज से बुलावा आने के लिए शराब पी रहा हो, वह सामान्य होगा। कचरा होना वाकई अच्छा था। केल ने संतुष्टि के साथ पीना जारी रखा। मुझे यकीन है कि वेनियन को हम पर शक नहीं होगा, भले ही उसे पता चल जाए कि क्या हुआ था। वेनियन और मार्क्विस स्टेन शायद वे लोग थे जो किसी और से बेहतर जानते थे कि काउंट हेनिट्यूज और गुप्त संगठन के बीच कोई संबंध नहीं था। ये बात खास तौर पर ड्रैगन के मामले में सच थी। केल ने शूरवीर को रोन द्वारा उसके सामने रखी गई शहद नींबू वाली चाय पीने से पहले सराय से बाहर निकलते देखा। रोन, हाँ, युवा स्वामी, शहद वाली चाय हैंगओवर को ठीक करने के लिए सबसे अच्छी लगती है। यही है ना? रॉन ने केल की ओर देखकर मुस्कुराया, लेकिन केल ने दूसरी ओर देखा और अपने पेट को शांत करने की कोशिश की। जब केल को ज्यादा शराब पीने से अब बीमार महसूस नहीं हुआ, तो वे एक बार फिर अपने रास्ते पर चल पड़े। उनका अगला गंतव्य पजल सिटी था। ये वह शहर था जो पूर्व में माल के परिवहन का केंद्र था, और ये शहर के चारों ओर रॉक टावरों की संख्या के लिए काफी प्रसिद्ध था। केल को पजल सिटी में एक अधूरा रॉक टावर ढूंढना था। क्या हम आज बाहर कैंपिंग करने जा रहे हैं? उसने केल से पूछा। मैंने झटके से एक टुकड़ा खाया। केल ने अपना सिर हिलाया। हाँ, आज से हम अक्सर बाहर कैंपिंग करेंगे। केल ने यहाँ से भी अपना एक बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम तय कर लिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पजल सिटी में पर्याप्त समय बिताना चाहता था। वह बिल्ली के बच्चे के भाई बहनों से दूर हो गया, जो एक दूसरे से धीरे से फुसफुसा रहे थे, और गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लगा। हृदय की जीवन शक्ति, यह उस प्राचीन शक्ति का नाम था जो अविनाशी ढाल को मजबूत करती थी। यह एक ऐसी शक्ति थी जो बहाली और जीवन शक्ति पर केंद्रित थी। यही कारण था कि सबसे बड़ा बेटा इसे ढूंढ रहा था। टेलर, मार्क्विस का सबसे बड़ा बेटा, जिसने वारिस के रूप में अपना पद खो दिया था। वह मार्क्विस के परिवार में एकमात्र अच्छा व्यक्ति था, लेकिन वेनियन की योजनाओं के कारण उसके शरीर का निचला आधा हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था। टेलर ने अपने इलाज के लिए हर तरह के ग्रंथों को खंगाला। इस प्रक्रिया में उसे एक पुरानी किताबों की दुकान में एक प्राचीन पाठ मिलता है, और हालांकि प्राचीन पाठ को समझना मुश्किल था, लेकिन वह कड़ी मेहनत के बाद कुछ शब्दों को समझने में कामयाब हो जाता है। जीर्णोद्धार, रॉक टावर, वे दो चीजें टेलर के लिए सुराग बन गईं और वह तुरंत पजल सिटी की ओर चल पड़ा, जिसे रॉक टावर सिटी भी कहा जा सकता है। वह शायद अभी पजल सिटी में था। उपन्यास में उसे अब से लगभग 1 महीने में प्राचीन शक्ति मिल जाएगी, लेकिन ये बेकार था। हृदय की प्राण शक्ति पहले से ही घायल शरीर को बहाल करने में असमर्थ थी। ये केवल शक्ति अर्जित करने के बाद प्राप्त किसी भी चोट को बहाल करने में सक्षम थी। कितना बहाल किया जा सकता है, इसकी भी एक सीमा थी, साथ ही किसी भी बहाली के लिए भुगतान की जाने वाली लागत भी थी। टेलर उस तथ्य के बारे में जानने के बाद निराशा में डूब गया। उसके पास समय नहीं था, और वह प्राचीन शक्ति ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि टेलर को नहीं पता था कि वेनियन उसे मारने कब आएगा। शक्ति पाने के 1 महीने बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। टेलर एक अज्ञात संगठन द्वारा मारा जाता है, जबकि राजधानी में आतंकवादी घटना के कारण अराजकता की स्थिति थी। बेशक टेलर के पीछे उस संगठन को भेजने के लिए वेनियन जिम्मेदार था। कैल को यह सहायक पात्र याद था, जिसकी भूमिका उपन्यास में मूल कैल से भी छोटी थी। इसका कारण टेलर की अपने मित्र के साथ गहरी मित्रता थी। पागल पुजारिन, वह टेलर की दोस्त थी और टेलर की हत्या में जीवित बची एकमात्र व्यक्ति थी। वह गुस्से में आधे हत्यारों को मार देती है और मंदिर द्वारा बहिष्कृत कर दी जाती है। घटना के कारण उसकी पीठ पर एक बड़ी चोट लग जाती है और वह आत्मविश्वास से मंदिर को बताती है कि उसने क्या किया था। मैंने भगवान की इच्छा का पालन करने के बजाय एक इंसान के रूप में काम किया। मेरा मानना है कि यही सही काम है। इसके बाद वह आगे बढ़ती रही। मैं अब स्वतंत्र हूँ। तभी उसे दूसरों द्वारा पागल पुजारिन कहा जाने लगा। उसकी विशेषता मृत्यु के देवता की शक्ति का उपयोग शापों के लिए करना था। मंदिर ने उसे बहिष्कृत कर दिया था, लेकिन उसके भगवान ने उसे नहीं छोड़ा। उपन्यास में जब युद्ध छिड़ा तो वह प्रसिद्ध हो गई, यद्यपि वह कोई नायक नहीं थी, क्योंकि उसने घायलों को ठीक करने में मदद की थी।
मुझे लगता है कि इस बार यह अलग होगा। इस बात की पूरी संभावना थी कि टेलर 1 महीने में नहीं मरेगा। वेनियन ड्रैगन की घटना से निपटने और मार्क्वेस की चापलूसी करने में व्यस्त रहने वाला था। मार्क्वेस उपाधि के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उसे शायद अपने लकवाग्रस्त बड़े भाई के बजाय अपने छोटे भाई बहनों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और चूंकि मैं टेलर की आखिरी उम्मीद भी छीन रहा हूं, इसलिए मुझे उसे एक नई उम्मीद देनी होगी। यद्यपि हृदय की जीवन शक्ति एक प्राचीन शक्ति थी जिसकी टेलर को आवश्यकता नहीं थी, केल इतना बुरा आदमी नहीं था कि किसी की आखिरी उम्मीद भी छीन ले। केल को यह भी जानने की उत्सुकता थी कि टेलर और क्रेजी प्रीस्टेस का यह संयोजन क्या हासिल कर सकता है अगर वे लंबे समय तक जीवित रहने में कामयाब रहे। उसने सोचा कि वे दोनों मार्क्वेस की संपत्ति को बदल सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता है तो ये लंबे समय में केल के लिए बेहतर होगा। हालांकि अचानक एक बात के बारे में सोचने पर केल के चेहरे पर कठोरता आ गई। यहां तक कि बीक्रोक्स ने भी उसके श्राप के कारण संघर्ष किया होगा, है ना? एक बार जब केल ने यातना विशेषज्ञ बीकरॉक्स द्वारा पुजारी के साथ किए गए संघर्षों के बारे में सोचा, तो उसने तुरंत उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने अच्छे स्वभाव वाले और नागरिकों की परवाह करने वाले कुलीन टेलर के बारे में भी सोचना बंद करने का फैसला किया। वे मेरे साथ अच्छी तरह से मेल नहीं खाते। वे कैल से अलग किस्म के लोग थे। वे अच्छे लोग थे जो वफादार थे और एक दूसरे पर गहरा भरोसा करते थे। कैल को ऐसे लोगों की तुलना में रॉन या बीकरॉक्स ज्यादा पसंद थे। उद्धरण नहीं, मैं ऐसे भयानक विचारों के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। केल ने तुरंत ही रॉन और बीकरॉक्स के बारे में सोचना भी बंद कर दिया। उस समय केल ने अपने पैर पर कुछ थपथपाने का एहसास होने पर नीचे देखा। उसने देखा कि बिल्ली के बच्चों की सुनहरी पुतलियां चमक रही थीं और बिल्ली के बच्चे बोलने लगे थे। मैंने पहले हंस से सुना था, हंस ने कहा। हंस को अभी भी नहीं पता था कि बिल्ली के बच्चे कैट ट्राइब के थे और वह बिल्ली के बच्चों के सामने तरह तरह की बातें करता रहा। ऐसा लग रहा था कि बिल्ली के बच्चे उसे कुछ बताना चाहते थे जो उन्होंने हंस को कहते सुना था। क्या ऐसा लग रहा था कि भाई बहनों को केल के पूछने के असभ्य तरीके की आदत हो गई थी और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। यदि आप किसी चट्टानी मीनार पर कोई इच्छा करते हैं तो वह पूरी होगी। उन्होंने कहा कि चट्टान के टॉवर बहुत सुंदर थे। मैं जाना चाहता हूं, लेकिन अगर यह बहुत ज्यादा परेशान करने वाला हो तो कोई बात नहीं। मैं आपके साथ जाना चाहता हूं, लेकिन अगर यह बहुत कठिन हो तो कोई बात नहीं। केल ने बेचैन बिल्ली के बच्चों को घूरते हुए सहजता से पूछा, आपकी क्या इच्छा है? हॉन्ग ने अपने फर को हिलाया, जो हंस से अच्छे उपचार मिलने के कारण अब अधिक स्वस्थ और चमकदार हो गया था, और उत्साह से चिल्लाया, हर कोई, जिसमें मेरा नया छोटा भाई भी शामिल है, बर्खास्त। केल ने तुरंत बिल्ली के बच्चों को अनदेखा करना शुरू कर दिया और उनसे दूर हो गया। गाड़ी उसी समय रुक गई। वे शाम के लिए अपने कैंपसाइट के स्थान पर पहुंच गए थे। लगता है आज से हम फिर से कैंपिंग करने जा रहे हैं। वास्तव में केल ने हंस की बात का जवाब दिया, इससे पहले कि वह अपने कैंपसाइट के चारों ओर देखे। जंगल से आती हवा उसके सिर के पास से गुजरी। केल ने रात को काफी शांत मन से बिताया। अगली सुबह, युवा मास्टर, उद्धरण चिन्ह। यह क्या है? केल ने उस मृत हिरण को देखा जो उनके कैंपसाइट की सीमा पर पड़ा था। हाल ही में उसका शिकार किया गया था। हंस ने केल को सूचना दी, जो हिरण को घूरता रहा। किसी ने इसे हमारे कैंपसाइट पर छोड़ दिया है। हंस ने हिरण की तरफ इशारा किया। केल भी उसी जगह को देख रहा था। जमीन पर एक कांटा और चाकू का चित्र बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हिरणों को खाने के लिए वहां छोड़ दिया हो। केल को अचानक एक अजीब सा ख्याल आया। फिर उसने अपनी नजर अपने साथियों की तरफ घुमाई। चोई हान की बाहों में मौजूद बिल्ली के बच्चे और खुद चोई हान, सभी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उद्धरण। मुझे इस बारे में बुरा महसूस हो रहा है। उसे इस बात का बहुत बुरा एहसास हुआ। एक व्यक्ति जो बोल सकता था लेकिन लिख नहीं सकता था, उसने उनके लिए हिरण छोड़ दिया था। इसके अलावा यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में चोई हान, जो कल रात निगरानी कर रहा था, स्पष्ट रूप से जानता था कि वह वहां है, लेकिन उसने ऐसा दिखावा किया कि उसने उसे नहीं देखा। उद्धरण। मुझे बुरा लग रहा है कि वह ड्रैगन था। उसने अपना सिर पीछे घुमाकर चोई हान, ऑन और हॉन की ओर देखा, जो अभी भी उसकी ओर देख रहे थे, और गंभीरता से उन्हें चेतावनी दी। हम ऐसा दिखावा करेंगे जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। म्याऊं म्याऊं। ऐसा लग रहा था कि दोनों भाई बहन उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन केल ने इस बारे में कुछ भी न जानने का नाटक किया। हालांकि हर बार जब केल और उसका दल बाहर डेरा डालता था तो उन्हें एक नई सामग्री दी जाती थी।
जंगली सुअर, खरगोश और सभी प्रकार के फल। केल को अब यकीन हो गया था कि उसके पीछे ड्रैगन मौजूद है। इसके बाद केल अपने मन में इस बात की पुष्टि लेकर पजल सिटी पहुंचा। पजल सिटी के गेट को आसानी से पार करने के बाद हेनिट्यूस परिवार की गोल्डन टर्टल गाड़ी डिप्टी बटलर हंस के साथ सराय तक पहुंची। ये वेस्टर्न सिटी से छोटा है। ठीक है, छोटा। केल ने ऑन और हॉर्न की बातों पर सिर हिलाया और गाड़ी के बाहर देखने लगा। ये शहर में मेरा पीछा नहीं करेगा, है ना? चोई हान के अनुसार ब्लैक ड्रैगन काफी दूर से उनका पीछा करता था, सुबह सुबह खाना छोड़ने आता था और फिर भाग जाता था। क्या ये प्यारा नहीं है? ड्रैगन एक छोटे बच्चे की तरह लगता है जिसने इतना भयानक जीवन जीने के बाद भी अपनी मासूमियत नहीं खोई है। उद्धरण ... जरूरी नहीं। यही बात कैले सोच रहा था जब चोई हान उससे मजे से बात कर रहा था। अगर चोई हान ने ड्रैगन को पहाड़ उड़ाते हुए देखा होता तो वह उसका वर्णन करने के लिए प्यारा जैसी बातें नहीं कहता। केल को नहीं पता था कि ड्रैगन ऐसा क्यों कर रहा था, भले ही उसने कहा था कि वह इंसानों से नफरत करता है। केल के लिए यह वाकई बहुत भारी था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह से होंगी। चूंकि यह अभी भी युवा था, इसलिए केल ने सोचा कि ड्रैगन मार्क्वेस के क्षेत्र से दूर रहेगा और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपना खुद का ठिकाना बनाएगा। केल को उम्मीद थी कि मजबूत होने के बाद ड्रैगन महाद्वीप में युद्ध शुरू होने से पहले मार्क्वेस की संपत्ति को नष्ट कर देगा। इससे हेनिट्यूस क्षेत्र को लंबे समय तक शांतिपूर्ण बनाए रखने में मदद मिलेगी। टस्क, केल ने अपनी जीभ चटकाए और बिल्ली के बच्चे, जो खिड़की से बाहर उत्साह से देख रहे थे, उसके पास आने से पहले ही झिझक गए। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बाहर कुछ अजीब देखा था और पूछने आए थे। प्रत्येक घर के सामने एक चट्टानी टावर है। बहुत बहुत अजीब है, केल ने बस सहजता से उत्तर दिया। ये चट्टानी टावरों का शहर है। पजल सिटी अपने प्राचीन खंडहरों के लिए प्रसिद्ध थी, जिनमें बहुत सारे चट्टानी टावर थे, लेकिन यह इस तथ्य के लिए भी प्रसिद्ध था कि प्रत्येक घर के सामने छोटे छोटे चट्टानी टावर थे। इस शहर के लोगों ने अपनी खिड़कियों के बाहर एक छोटा सा गड्ढा बनाया और उसके ऊपर एक छोटा सा पत्थर का टॉवर बनाया। इसे वास्तव में पत्थर का टॉवर नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि इसे 10 से भी कम पत्थरों से बनाया गया था, लेकिन घर के मालिकों के व्यक्तित्व के आधार पर पत्थर के टॉवर अलग अलग आकार में बनाए गए थे। इसलिए ये स्वाभाविक था कि जिस आलीशान सराय में केल पहुंचा था, उसके सामने एक चट्टानी टावर भी था। क्या हम यहीं रहेंगे? हंस ने जल्दी से केल के सवाल का जवाब दिया और वे सराय के मालिक के पीछे पीछे चल पड़े। हंस बहुत उत्साहित लग रहा था, क्योंकि वह अपनी बाहों में बिल्ली के भाई बहनों को लेकर चल रहा था। हाँ सर, हमने चोई हान निम के लिए 2 दिन आरक्षित किए हैं और समूह के बाकी सदस्यों के लिए भुगतान करने पर सहमत हुए हैं, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि हम यहाँ कितने दिन रुकते हैं। हंस की बात सुनकर रॉन एक पल के लिए झिप गया, फिर वह जादुई डिब्बा हाथ में लेकर तेजी से उसके पीछे चला गया। हंस ने बोलना जारी रखा। हम रॉक टॉवर फेस्टिवल सीजन से ठीक पहले पहुंचे, इसलिए कमरा इतना महंगा नहीं था। रॉक टॉवर फेस्टिवल। पजल सिटी इस समय अगले हफ्ते होने वाले रॉक टॉवर फेस्टिवल की तैयारी में व्यस्त थी। केल ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी बात कह दी। ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत सारी चट्टानें हैं, लेकिन चट्टान के टॉवर काफी दिलचस्प हैं। बहुत अजीब हैं। मुझे इसका कारण पता है। हम केल ने हंस की ओर देखा, जिसने उसकी बुदबुदाहट का जवाब दिया था। यह एक दुखद किंतु विचारोत्तेजक कहानी है जो युगों से चली आ रही है। अगर ये लंबा चलने वाला है तो अभी रुक जाओ। केल को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। हालांकि हंस ने बोलना जारी रखा, क्योंकि उसने शायद ये तय कर लिया था कि कहानी बहुत लंबी नहीं थी। केल के कमरे में प्रवेश करने वाले समूह ने देखा कि कैसे परिचारक कमरे से बाहर निकल गया और फिर उसे हंस की कहानी सुननी पड़ी। ये कहानी, हाँ, ये किंवदंती प्राचीन काल में घटित किसी घटना के बारे में है। प्राचीन समय। क्लिक करें। परिचारिका ने उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया था और केवल केल का समूह उसके कमरे में रह गया था। केल ने उत्तर दिया, प्राचीन काल। हाँ, प्राचीन काल। जारी रखें। हंस की बाहों में बिल्ली के बच्चे अपनी दुम हिला रहे थे, मानो उन्हें कहानी में दिलचस्पी हो, और वे उसकी ओर देख रहे थे। रॉन ने चुपचाप जादुई डिब्बे के साथ लाई गई बोतल से नींबू पानी का एक कप डाला और उसे केल को थमा दिया। केल ने नींबू पानी का प्याला अपने हाथों में थाम लिया और सोफे पर पैर मोड़कर बैठ गया और अपनी ठुड्डी से हंस को इशारा किया। वह हंस से कह रहा था कि जल्दी से आकर बोलो। आहम, माना जाता है कि यह शहर अतीत में किसी देवता की कृपा से गिर गया था। अनुग्रह से बाहर हो रहे हैं। केल को इस कहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने इसके बारे में पहली बार सुना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि युवा मास्टर ने इतिहास का अध्ययन नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह ...
लगता है आजकल तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा लग रहा है। क्या तुम इसी तरह से बात करते रहोगे? हंस ने तुरंत अपनी नज़र कैले से हटा ली। एक महान बटलर के लिए ये स्वाभाविक है कि वह अपने मालिक को उन चीज़ों के बारे में बताए जो मालिक को नहीं पता। हंस ने प्राचीन काल के बारे में बोलना शुरू किया। मुझे नहीं पता कि यह शहर भगवान की कृपा से क्यों दूर हो गया। हालांकि ऐसा तब हुआ जब इस शहर के कुछ लोग चट्टानों पर मीनारें बनाने के लिए इकट्ठा होने लगे। ऐसा लगता है कि यह उस भगवान तक पहुंचने के लिए पूजा का एक कार्य था जिसने उन्हें छोड़ दिया था। काम किया? हंस ने कैले के प्रश्न का कठोरता से उत्तर दिया। नहीं, भगवान ने उनकी बात नहीं सुनी। जाहिर है कोई भी प्रार्थना पूरी नहीं हुई। यही कारण है कि आज के पजल सिटी में एक भी मंदिर नहीं है। मेरे लिए ऐसे भगवान की पूजा करने का कोई कारण नहीं है जिसने मुझे त्याग दिया है। क्या यही बात है? डिंग डिंग डिंग। हमारा युवा मास्टर वास्तव में होशियार है और उसे बिल्कुल भी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... तुम मुक्का खाना चाहते हो? हंस ने केल से मुंह मोड़कर दूर स्थित पहाड़ की ओर देखा और बोलना जारी रखा। वैसे भी उनके पास मंदिरों की जगह चट्टानी मीनारें हैं। चट्टानी मीनारें उस वादे को दर्शाती हैं जो लोगों ने इन सब के बाद किया था। ये लोगों के बीच का वादा था, साथ ही खुद से किया गया वादा भी था। कैसा वादा? हंस ने पजल सिटी में अपनाए जाने वाले एक अजीब नियम के बारे में बताना शुरू किया। जिस मनुष्य की इच्छा पूरी हो जाती है वह अपने चट्टानी टॉवर को नष्ट कर देगा। केल मुस्कुराने लगा। कितना दिलचस्प शहर है। क्या ऐसा नहीं है? चूंकि उन्हें उनके भगवान ने त्याग दिया था, इसलिए उन्हें अपनी ताकत से ही सब कुछ हासिल करना था। अपने रॉक टॉवर को नष्ट करने का कार्य बाधाओं पर काबू पाने का प्रतिनिधित्व करता है। केल को रॉक टावर को नष्ट करने का काम बहुत पसंद आया। फिर उसे घरों के सामने मौजूद अनगिनत रॉक टावर याद आ गए। पत्थर की मीनारें किसी भगवान से मदद मांगने के लिए नहीं बनाई गई हैं। ठीक है, यह उनके अपने दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व है। इस प्रकार के चट्टानी टावर का बहुत महत्व था, भले ही आप इसे कभी नष्ट न कर पाए। मुझे लगता है कि अंत में भगवान ने उनकी इच्छा पूरी नहीं की। हाँ, तुम सही हो। हालांकि ये दुखद है कि उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन ये कहानी लोगों को बहुत उम्मीद भी देती है। केल ने सहजता से हंस को आदेश दिया जो उसका उत्तर दे रहा था। तिरस्कार करना। माफ करें। हंस को असमंजस में देखकर केल ने अपनी उंगली से हंस की छाती की ओर इशारा किया। लगता है बिल्ली के बच्चे नाराज हैं। क्या? हौंफना। हंस ने नीचे देखा और हौंफते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। बिल्ली के बच्चे गुस्से में अपने दांत दिखा रहे थे। हंस को घूरती सुनहरी पुतलियां क्रूर थीं। एगो, हमारी बिल्ली के बच्चे इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और झटकेदार चीज लेकर आऊं? हंस ने बिल्ली के बच्चों को अपनी छाती से नीचे उतारते ही मुस्कुराना शुरू कर दिया। चूंकि उसे अभी भी नहीं पता था कि वे जानवर हैं, इसलिए उसने मान लिया कि वे इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी है। हालांकि बिल्ली के बच्चे उस वजह से नाराज नहीं थे। कैल को वे बातें याद आईं जो भाई बहनों ने उसे पहले बताई थीं। मैंने पहले हंस से सुना था। हंस ने कहा, यदि आप किसी चट्टानी मीनार पर कोई इच्छा करेंगे तो वह पूरी होगी। उन्होंने कहा कि चट्टानी टावर बहुत सुंदर थे। टैप टैप। ऑन गुस्से में लग रही थी क्योंकि वह अपने पंजे से फर्श पर टैप कर रही थी, जबकि होंग अपनी पूंछ से फर्श पर टैप कर रहा था। वे इस बात से नाराज थे कि हंस ने उनसे रॉक टॉवर के बारे में झूठ बोला था, लेकिन हंस को गलत संदेश मिल गया था। एगो, हमारी प्यारी बिल्ली के बच्चे निम्स, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट नाश्ता लेकर आता हूँ। युवा स्वामी, क्या मैं उनके लिए कुछ लेकर आ सकता हूँ? आप बाहर भी रह सकते हैं। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। हंस ने कहा कि वह जल्दी ही वापस आ जाएगा, लेकिन उसने ये भी सुनिश्चित कर लिया कि केल के लिए जो चीजें वह लाया था वे अच्छी तरह से व्यवस्थित हो और काम पूरा होते ही वह तेजी से निकल जाएगा। रॉन, तुम भी आराम कर सकते हो। रॉन अभी भी कमरे में बचा हुआ था। रॉन ने केल की तरफ मुड़कर मुस्कुराना शुरू कर दिया। मुझे इस बारे में बुरा महसूस हो रहा है। कैल को उस बूढ़े आदमी की मुस्कान से वाकई नफरत थी। उसकी मुस्कान ने कैल को सामान्य से भी ज्यादा असहज कर दिया। रॉन ने बोलना शुरू करने से पहले कैल जिस सोफे पर बैठा था उसके पास जाकर खड़ा हो गया। क्या चोई हान निम 2 दिन में चले जाएंगे? हाँ। केल को अचानक एक विचार आया और वह पूछते हुए मुस्कुराने लगा। क्यों? तुम उसे भेजना नहीं चाहते? क्या तुम उसके साथ जाना चाहते हो? रॉन की सौम्य मुस्कान और भी बड़ी हो गई। मैं आपको छोड़कर कहीं और क्यों जाऊंगी युवा स्वामी? मुझे आपके बगल में रहना अच्छा लगता है। इससे केल को ठंड लग गई। ये बस निराशाजनक है कि चोई हान निम हमारे साथ राजधानी तक नहीं जा पाएंगे।
उनके जाने से पहले मुझे उनसे यथासंभव बात करनी होगी। बीक्रोक्स को शायद उनके जाने का दुख होगा। रॉन की बाकी बातें सुनने के बाद कैल का चेहरा थोड़ा बेहतर हो गया। उसने वास्तव में इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह कष्टप्रद था, लेकिन ऐसा लगता है कि रॉन, चोई हान और बीक्रोक्स के बीच दोस्ती का एक स्तर विकसित हो गया था। चोई हान को समझना मुश्किल था, लेकिन अगर वह किसी से सचमुच नफरत करता था तो वह उससे बात भी नहीं करता था। केल ने अपनी योजना के बारे में सोचा और जवाब देते हुए शरारती ढंग से मुस्कुराने लगा। ठीक है, आप लोग राजधानी में फिर से एक दूसरे से मिल सकते हैं क्योंकि आप लोग एक साथ जा रहे हैं। तुम तीनों इस राज्य को छोड़कर रोजलिन के राज्य में जा सकते हो। तुम क्या सोचते हो? बढ़िया है ना? केल ने यह बात जोर से नहीं कही क्योंकि वह मुस्कुराने लगा, जबकि रॉन और भी अधिक मुस्कुराने लगा। मुझे उस समय का बेसब्री से इंतजार है जब हम सब राजधानी में चोई हान निम के साथ होंगे। इस बूढ़े आदमी की इच्छा है कि हर कोई सुरक्षित वहां पहुंचे। केल को रॉन की कही किसी भी बात पर यकीन नहीं हुआ। उम्मीद है कि सब लोग सुरक्षित वहां पहुंच जाएं। इस तरह की भावनाएं इस बूढ़े आदमी के साथ नहीं चल सकती। बिल्ली के बच्चे भी रॉन को देखते हुए सूंघने लगे। ऑन और हान को ये बात परेशान करने वाली लगी कि रॉन उन्हें हत्या के कौशल सिखाने की कोशिश कर रहा था, जो वे कैल्स की पीठ पीछे पहले से ही जानते थे। उद्धरण चिन्ह ... आप अब जा सकते हैं। केल ने आसानी से रॉन को कमरे से बाहर निकाल दिया। हंस झूठा है। मैंने उस बटलर पर भरोसा किया। बिल्ली के बच्चे के भाई बहनों ने अंततः अपना गुस्सा जाहिर कर दिया, जबकि केल खिड़की से बाहर देखकर उन्हें अनदेखा कर रहा था। केल पजल सिटी के कोने में एक गुफा की ओर देख रहा था। ये गुफा अधूरे रॉक टॉवर और वाइटलिटी ऑफ द हॉट का स्थान था। उस गुफा में एक छोटा सा घर होना चाहिए। क्या इसमें यह नहीं कहा गया था कि वह व्यक्ति 150 वर्ष की आयु तक जीवित रहा? यह एक ऐसी शक्ति थी जो एक प्राचीन व्यक्ति ने बुढ़ापे से स्वाभाविक रूप से मरने के बाद छोड़ी थी। मृतक व्यक्ति को अपनी शक्ति एक अभिशाप लगती थी। केल अपनी सीट से उठा, अपने कपड़े ठीक किए और दरवाजा खोला। एगू, हंस दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था। डिप्टी बटलर को देखकर, जो अपनी बाहों में झटके लेकर वापस भागा था, केल ने बोलना शुरू किया। चलो चट्टानी टॉवर देखने चले। बिल्ली के बच्चों के कान फड़कने लगे। केल ने बिल्ली के बच्चों को देखकर मन ही मन मुस्कुराया, जो उसकी ओर ऐसे दौड़े जैसे वे कभी नाराज ही न हो, और उसने उन लोगों को चुना जो उसके साथ चलेंगे। हम और चोई हान ही होंगे। ओह, ऑन और हॉन को भी अपने साथ ले आओ। 150 वर्ष की आयु में मरने वाला मनुष्य इस पवन संग्रही गुफा में एक चट्टानी टॉवर का निर्माण पूरा करना चाहता था। पिछली बार लकड़ी थी, अब हवा है। गुफा के बीचों बीच एक तूफान है जो कहीं से अचानक आया हुआ लगता है। बूढ़े आदमी ने उस तूफान की आंख में एक चट्टानी मीनार बनाने की कोशिश में 100 साल से ज्यादा समय बिताया था। हालांकि वह असफल रहा। खैर, बूढ़ा आदमी हमेशा अपने पत्थर की टॉवर को तब नष्ट कर देता था जब उसे लगता था कि वह खत्म होने वाला है। उसने ऐसा बार बार दोहराया जब तक कि एक दिन वह इसे लगभग आधे रास्ते तक वापस खड़ा करने के बाद मर नहीं गया। उस बूढ़े आदमी की क्या इच्छा थी? केल को वास्तव में परवाह नहीं थी। उसने बस आज रॉक टावरों को देखने के दौरान एक चीज को ध्यान से देखने की योजना बनाई थी। अगर मैं इसे वैसे भी बनाने जा रहा हूं तो इसे अच्छा दिखने वाला बनाना बेहतर होगा। चूंकि उसे वैसे भी यह करना था, इसलिए वह इसे अच्छा दिखाने जा रहा था। उसे रॉक टावर खंडहर में कुछ लोगों पर भी ध्यान देना था, बस मामले की जांच करनी थी। थोड़ी देर बाद केल, दो बिल्ली के बच्चे चोई हान और हंस रॉक टावर खंडहर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वे अपनी गाड़ी नहीं लाए थे जिस पर हेनेट्यूस परिवार का प्रतीक बना हुआ था, और केल ने एक टोपी भी पहन रखी थी, ये बहाना बनाते हुए कि उसे सूरज की रोशनी पसंद नहीं है। वे वास्तव में अभी भी यहाँ हैं। वह उन लोगों को ढूंढने में सफल रहा जिन्हें वह खोज रहा था, जैसे ही वे खंडहर में घुसे। केल चुपके से चोई हान और हंस के पीछे छिप गया। थोड़ी दूरी पर एक साधारण कपड़े पहने हुए पुरुष और महिला खड़े थे। पुरुष व्हीलचेयर पर था, जबकि महिला व्हीलचेयर को धक्का देकर खंडहर के प्रवेश द्वार से बाहर निकल रही थी, जो कि निकास द्वार भी था। उन्होंने केल की चुपके से नजर को नहीं देखा और लापरवाही से खंडहर से चले गए। आदमी ने अपना सिर थोड़ा सा महिला की तरफ घुमाया और पूछा, आज तुम यहाँ क्यों आना चाहते थे? मुझे नहीं पता कि यह भगवान का संदेश है या सिर्फ बकवास है, लेकिन मुझे पिछले कुछ दिनों से यही सपना आ रहा है कि मुझे यहाँ आना चाहिए। मेरे सपने में कहा गया था कि अगर हम खंडहर में आएंगे तो हमारे भविष्य के उपकारकर्ता प्रकट होंगे। कुछ ऐसा कि भगवान को भी नहीं पता था कि वह उपकारकर्ता कैसे कार्य करेगा, सिवाय इसके कि वे आज खंडहर में आएंगे।
क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति है जिसके बारे में भगवान भविष्यवाणी नहीं कर सकते? कौन जानता है, भगवान जो कुछ कहते हैं उसमें से आधी बातें बकवास होती हैं। पूरी तरह बकवास। छोटे भूरे बाल वाली महिला ने झुंझलाहट व्यक्त की। बकवास, ये भगवान का वचन है। इसके अलावा क्या ये रहस्य नहीं था कि आप भगवान के संदेश सुन सकते हैं? जवाब देने वाला व्यक्ति मार्क्विस स्टेन के परिवार का सबसे बड़ा बेटा टेलर स्टेन था। ऐसा नहीं है कि पजल सिटी में कोई पुजारी है, और भगवान के वचन की कौन परवाह करता है? क्या भगवान हमें खाना खिलाते हैं? हमारे जैसे लोगों के लिए कोई उपकार करता कैसे हो सकता है? बिल्कुल झूठ। मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। जो महिला नाराज दिख रही थी वह टेलर की करीबी दोस्त केज थी, जिसे बाद में क्रेजी प्रीस्टेस कहा जाएगा। टेलर ने गंभीर भाव से केज को जवाब दिया, केज, मुझे अचानक बियर पीने का मन कर रहा है। सचमुच, मुझे स्मोक्ड पोर्क खाने की इच्छा हो रही है। वे एक दूसरे को गंभीर भाव से देखने लगे। टेलर ने अपनी उंगली से आगे की ओर इशारा किया और केज को गंभीरता से जवाब दिया। क्या शानदार संयोजन है, चलो चलें। धक्का लगाओ, यह मेरा इनाम होगा। एगो, तुम्हारा उपहार। ये पुजारिन तुम्हें वहां तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। जैसे ही वे दोनों आगे बढ़ने लगे वे हंसने लगे। केल उनकी बातचीत नहीं सुन सका क्योंकि वह बहुत दूर था, लेकिन वह इन दोनों व्यक्तियों के चेहरों को याद रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, जो कुछ भयावह परिस्थितियों के बीच भी हंसने में सक्षम थे। अब जब मुझे पता चल गया है कि वे कैसे दिखते हैं तो मुझे बस ये सुनिश्चित करना है कि मैं उनसे दूर रहूं। चूंकि वे नहीं जानते थे कि वह कौन है, इसलिए केल को ये सुनिश्चित करना था कि वह भविष्य में उनसे दूर रहे। बेशक उसने उन्हें गुमनाम रूप से नई उम्मीद देने की योजना बनाई थी। ये कुछ ऐसा था जो उसने ड्रैगन से सीखा था। जब तक उनके स्वामी को कुछ काम न हो और वह मुझे उनके सामने प्रकट न करे, तब तक कोई रास्ता नहीं है कि वे मुझे पहचान सकें। उनके लिए उसकी पहचान जानना असंभव था। ये कितना बढ़िया था, उसे अब तक सब कुछ गुमनाम तरीके से करना चाहिए था। केल ने खंडहर में कदम रखा और महसूस किया कि उसके सीने से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। वह क्षेत्र के चारों ओर लोगों को प्रार्थना करते देख सकता था। उसी समय हंस चुपके से केल के पास गया और उसके कान में कुछ कहा। मैंने अभी अभी मार्क्विस स्टेन के घर के सबसे बड़े बेटे को देखा। उद्धरण चिन्ह ... आप उस व्यक्ति के बारे में कैसे जानते हैं? केल को वाकई आश्चर्य हुआ। हंस ने अपनी आंखों की ओर इशारा करने से पहले मुस्कुराया। कुलीनों के बारे में लगभग सभी जानकारी मेरे दिमाग में है। मैं एक आदमी को व्हीलचेयर पर धकेलते हुए देख सकता था। यह अजीब था कि उसके साथ सिर्फ एक व्यक्ति था, लेकिन मैं देख पाया कि व्हीलचेयर पर एक लाल सांप की शिखा थी। हंस, जी श्रीमान, आप जितना दिखते हैं उससे कहीं बेहतर हैं। धन्यवाद। हंस ने अपनी रिपोर्ट खत्म करते हुए संतुष्ट भाव से कंधे उचकाए। फिर उसने केल से पूछा, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? केल को अपने चेहरे का बायां हिस्सा गर्म होता हुआ महसूस हुआ और उसने उस दिशा में देखा। चोई हान उसकी ओर देख रहा था। केल ने अपना सिर हिलाया और उन दोनों को जवाब दिया, उन्हें नजरअंदाज करो। दोनों ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। तभी उनका दौरा आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। चारों ओर देखने के बाद केल खंडहरों में चट्टानी टावरों की उपस्थिति देखकर चौंक गया। वे हैं। केल को अविश्वास हो रहा था। जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा बदसूरत। केल को प्राचीन शैली की समझ नहीं थी। उसे चट्टानों के ढेर की उम्मीद थी, लेकिन खंडहरों में हर तरह की आकृति के चट्टानी टावर थे। वे दिलचस्प लग रहे थे, हालांकि वे निश्चित रूप से सुंदर नहीं थे। केल ने हंस की बाहों में बिल्ली के बच्चों को देखा। वे भी बेहद निराश लग रहे थे, हालांकि वहां कोई ऐसा भी था जो कैल की अपेक्षा से कहीं ज्यादा गंभीर लग रहा था। चोई हान ने भी प्रार्थना कर रहे दूसरे लोगों की तरह अपना सिर झुका रखा था और ऐसा लग रहा था कि वह भी प्रार्थना कर रहा है। मुझे यकीन है कि वह कोरिया लौटने के लिए प्रार्थना कर रहा होगा। चोई हान एक खुशहाल पारिवारिक माहौल में बड़ा हुआ था। वह कैल किम रोक-सू से अलग तरह का व्यक्ति था। चोई हान एक खुशहाल परिवार में सकारात्मक प्रभावों के साथ बड़ा हुआ था। यही कारण था कि वह एक विनाशकारी स्थिति में भी जीवित रहने में सक्षम था, फिर भी एक अच्छा इंसान बना रहा। केल चोई हान को घूर रहा था, तभी चोई हान ने अपना सिर ऊपर उठाया और उससे नजरें मिलाईं। कैल निम, क्या मेरे पास एक प्रश्न है और कुछ बताना है? केल को इस बात का बुरा एहसास हुआ। अपना प्रश्न शुरू करें। चोई हान कुछ सोच रहा था। उसने इस विस्तृत मैदान में खड़ी चट्टानी मीनारों की ओर देखा और बोलना शुरू कर दिया। कैल निम, क्या तुम कोई इच्छा नहीं करने जा रही हो? क्या वह यही जानना चाहता है? केल ने बस सहजता से उत्तर दिया, मैं इच्छाएं करने जैसे काम नहीं करता।
क्यों नहीं, इससे आपकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। चोईहान, हंस और यहाँ तक कि बिल्ली के बच्चे भी कैल की ओर देखने लगे। कैल ने भी चोईहान की तरह ही चट्टानों की मीनारों को देखा और धीरे धीरे बोलना जारी रखा। उच्च उम्मीदों के बिना जीना बहुत आसान है। यदि आप लॉटरी टिकट को $1 की आशा से खरोचते हैं और अंत में $5 जीत जाते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यदि आप इसे मुख्य पुरस्कार जीतने की आशा से खरोचते हैं और अंत में केवल $5 ही पाते हैं, तो आप निश्चित रूप से परेशान हो जाएंगे। टैप। अपने कंधे पर थपकी महसूस करने के बाद केल ने अपनी नजर घुमाई तो देखा कि डिप्टी बटलर हैंस मुस्कुरा रहा था और बोलना शुरू कर रहा था। आप सही कह रहे हैं, युवा गुरु। इस दुनिया में सपने या उम्मीद जैसी कोई चीज नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... बस बात करना बंद करो। जी श्रीमान, हंस ने जोर से जवाब दिया, लेकिन वह थोड़ा निराश भी लग रहा था, क्योंकि वह बिल्ली के बच्चों के साथ आगे बढ़ रहा था। केल इत्मीनान से हंस के पीछे चल रहा था, जब चोईहान जल्दी से उसके पास पहुंचा और ऐसी आवाज में फुसफुसाया जिसे हंस यहां नहीं सुन सकता था। चोईहान ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी थी। ड्रैगन शहर में घुस आया है। अनदेखा करना। मैं समझता हूँ। केल ने चारों ओर नजर घुमाई। ड्रैगन ने खुद को अदृश्य कर लिया होगा, क्योंकि वह उसे देख नहीं पाया। उसे सिर्फ एक चीज दिख रही थी, वह थी चट्टान के टावरों की ओर प्रार्थना कर रहे लोग। रॉक टावर फेस्टिवल अभी एक हफ्ते दूर था, लेकिन यहाँ अभी भी काफी लोग थे। केल की नजर मैदानों में चट्टान के टावरों की विपरीत दिशा की ओर गई। यह एक आलीशान इलाका है, जहां पजल सिटी के सबसे अमीर लोग रहते हैं। उस इलाके के पीछे एक छोटा सा पहाड़ था, और उस पहाड़ पर कहीं उस व्यक्ति की कब्र थी जो 150 साल की उम्र तक यहाँ रहा था। अगले दिन केल कब्र की ओर जाने के लिए तैयार था। स्वाभाविक रूप से उसे उन मनुष्यों और बिल्ली के बच्चों से छुटकारा पाना था जो उसके पीछे आना चाहते थे। शुक्र है, जब उसने कहा कि उसके साथ सिर्फ एक ही व्यक्ति आने वाला है, तो सभी ने अपनी शिकायतें करना बंद कर दिया। मैं केवल चोईहान को अपने साथ ले जाऊंगा। चोईहान वहां सबसे ताकतवर व्यक्ति था। चोईहान के साथ होने के कारण उपकप्तान और हंस दोनों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उपकप्तान ने बस भौहें सिकोड़ी और कहा कि उसे शूरवीरों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है, इससे पहले कि वह जल्दी से उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दे। जबकि केल उन शूरवीरों को देख रहा था जो उपकप्तान के पीछे पीछे निराशा के भाव के साथ चल रहे थे, हंस ने गायब होने से पहले बस एक और बात कही। मैं हमारी बिल्ली के बच्चे की देखभाल करूंगा। केल हंस से दूर हो गया, जो बिल्ली के बच्चों के साथ होने से बहुत उत्साहित लग रहा था, और सराय से बाहर चला गया। चोईहान उसके पीछे पीछे चला गया। क्या हम आज फिर कुछ करने जा रहे हैं? फिर से, अगर कोई आपकी बात सुन ले तो उसे गलतफहमी हो सकती है। चोईहान ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि केल को इसकी परवाह नहीं थी, और वह बस ऊंचे इलाके के पीछे पहाड़ की ओर चला गया और बोलना जारी रखा। मुझे वहां उस पहाड़ पर जाना है। तुम पहाड़ के प्रवेश द्वार पर मेरा इंतजार कर सकते हो। मैं समझता हूँ। चोईहान ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। कैल को ऐसा ही कोई पसंद था। चोईहान ने कैल से कोई सवाल नहीं पूछा। वह ऐसा व्यक्ति था जो कैल का अनुसरण करता था, लेकिन कैल क्या करता है, इसके बारे में उसे कोई जिज्ञासा नहीं थी। यह शायद केवल इसलिए संभव था क्योंकि चोईहान ने सोचा था कि अगर वह वास्तव में चाहे तो ये पता लगा सकता है, और क्योंकि उसने सोचा था कि कैल चाहे जो भी करे, वह खतरे में नहीं होगा। केल एक रूढ़िवादी उच्च स्तरीय क्षेत्र से गुजरते हुए छोटे पहाड़ पर पहुंचा, लेकिन चोईहान की आवाज सुनकर वह रुक गया। कैल निम, क्या मैं कल जा रहा हूँ? मुझे पता है, मैंने ही तुम्हें कल चले जाने को कहा था। चोईहान ने कैल से नजरें मिलाईं, जो पहाड़ के प्रवेश द्वार पर अधीरता से खड़ा था। कैल वह व्यक्ति था जिसने कहा कि वह, चोईहान, सुरक्षा के लिए पर्याप्त था। चोईहान पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा के इस कार्य के बारे में सोच रहा था। मैं इस विषय पर काफी समय से विचार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। कल ड्रैगन के बारे में जो रिपोर्ट आई थी, वह वास्तव में वह नहीं थी जो चोईहान रिपोर्ट करना चाहता था। वह एक पल के लिए झिझका, फिर वापस कैल की ओर देखा और बोलना शुरू किया। चोईहान की नज़र कैल के कंधे से आगे पहाड़ के प्रवेश द्वार के पास एक पेड़ पर थी। मिस्टर रॉन एक खतरनाक व्यक्ति हैं। केल एक पल के लिए इस सीधी रेखा से चौंक गया जो बिना किसी चेतावनी के उस पर आ गिरी। क्या उसे पता होने का नाटक करना चाहिए या नहीं जानने का नाटक करना चाहिए? उसने जल्दी से अपना मन बना लिया। केल को इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने शांति से जवाब दिया। क्या ऐसा है? तुम्हें हैरानी नहीं हुई? उस पर खून की खतरनाक बदबू है। वह एक मजबूत व्यक्ति है जिसने बहुत खून बहाया है।
पहले तो मुझे लगा कि केलनिम को पहले से ही इस बारे में पता है और फिर भी मिस्टर रॉन तुम्हारे साथ है। लेकिन अगर कईल को पता होता तो वह ड्रैगन को बचाने के लिए ताकतवर रॉन को अपने साथ ले जाता। लेकिन कईल ने ऐसा नहीं किया। चोई हान ने सोचा कि इसका मतलब यह है कि कईल को या तो रॉन की ताकत के बारे में पता नहीं था या फिर उसे रॉन पर भरोसा नहीं था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कईल उस व्यक्ति पर भरोसा न करे जो 18 साल से उसके साथ था। यही कारण था कि चोई हान इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि केल को रॉन की ताकत के बारे में पता नहीं था। लेकिन न तो केल निम और न ही किसी और को मिस्टर रॉन की ताकत के बारे में पता था। चोई हान ने इस बारे में कुछ देर तक बहस की। ईमानदारी से कहूं तो केल ने कहा था कि उसे कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने रॉन के बारे में कुछ न कहने का फैसला किया। हालांकि केल ने उसे आज गार्ड के रूप में चुना था, इस तथ्य ने चोई हान को दोषी महसूस कराया। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे केल निम को ये बताना चाहिए। अरे सच में, मुझे नहीं पता था कि रॉन इतना ताकतवर है। चोई हान ने कैले का शांत जवाब सुनने के बाद एक बार फिर पूछा, क्या तुम अब भी उसे अपने पास रखोगे? वह एक दुष्ट व्यक्ति लगता है। चोई हान की बात सुनकर केल ने नाक भान सिकोड़ी। रॉन को उसके साथ रखना। केल की योजना थी कि राजधानी में पहुंचते ही रॉन को चोई हान के पास भेज दिया जाएगा, चाहे वह आप हो या रॉन। माफ करें, आप कहते हैं कि उसके पास खतरनाक ताकत है, लेकिन आप रॉन को अकेला क्यों छोड़ देते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि चोई हान अचानक कुछ भी नहीं कह सका। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। चोई हान कईल के शब्दों का जवाब नहीं दे सका। शुरुआती गलतफहमी के कारण उनके बीच छोटी सी लड़ाई हुई थी, लेकिन उसके बाद रॉन ने उसे तलवार खोजने में मदद की थी और हैरिस विलेज के साथ समस्या को सुलझाने में भी मदद की थी। केल ने चुपचाप चोई हान को देखा। ये सिर्फ चोई हान के साथ नहीं था। रॉन ने किसी के साथ कुछ नहीं किया। रॉन ने सिर्फ इतना किया कि वह कैले को कभी कभी नींबू पानी पिलाता था या खरगोश के मांस के साथ कैले का मजाक उड़ाता था। लेकिन ये कुछ भी नहीं था। रॉन 18 साल से मेरा नौकर है। चाहे जो भी हो, रॉन एक सेवक के रूप में अपने काम के प्रति समर्पित था। यहाँ तक कि उप कप्तान, जो पदानुक्रम के बारे में बहुत परवाह करता था, जब रॉन, एक सेवक, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था, तब भी वह नाराज नहीं हुआ। यहाँ तक कि डिप्टी बटलर हंस भी नाराज नहीं हुआ जब रॉन ने उसके लिए अपना काम किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि रॉन कुशल था और पूरे एस्टेट में उसका बहुत सम्मान था। क्या तुम रॉन से नफरत करते हो? चोई हान ने एक क्षण तक विचार करने के बाद अपना सिर हिलाया। नहीं। तब मैंने सोचा कि आपके लिए ये जानना बेहतर होगा कि वह एक खतरनाक व्यक्ति था, और इसलिए मैंने रिपोर्ट करने का फैसला किया, चाहे वह आप हो या रॉन। चोई हान ने यह सुनकर एक बार फिर कैले की ओर देखा। तुम दोनों मेरे लिए एक जैसे हो। इस मामले में तुम खतरनाक भी हो। केल ने स्थिर भाव से चोई हान की ओर देखा और बोलना जारी रखा, आप भी मजबूत हैं। आह! चोई हान ने गहरी सांस ली। केल को इसके पीछे का कारण नहीं पता था, लेकिन वह बोलता रहा, ये सब मेरे लिए एक ही है। उसे कारण तो नहीं पता था, लेकिन रॉन, जो पूर्वी महाद्वीप से आया था, अपनी पहचान छिपाते हुए हेनिट्यूस क्षेत्र में रह रहा था। अगर ऐसा कोई व्यक्ति काउंट के बेटे को छू ले, तो ये बात पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। रॉन एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अपने बेटे और खुद के अलावा किसी और चीज या किसी और की परवाह नहीं थी। तो ऐसा कोई व्यक्ति क्यों हंगामा मचाएगा? केल सिर्फ इसलिए डरा हुआ था क्योंकि वह जानता था कि रॉन एक खतरनाक बुरा आदमी था। वह जल्द से जल्द उस खतरनाक बुरे आदमी से छुटकारा पाना चाहता था ताकि वह शांति से रह सके। जब तक वह मेरा नौकर है, वह सिर्फ मेरा नौकर है। जैसे तुम चोई हान हो, जिसे मुझे पैसे लौटाने हैं। केल ने अपनी घड़ी देखी। गुफा में हवा की ताकत दिन के समय के हिसाब से अलग अलग थी। उसे जल्दी करने की जरूरत थी। तुम्हारे पास कहने को और कुछ नहीं है ना? मेरे पीछे मत आओ। चोई हान ने चुपचाप अपना सिर हिलाकर जवाब दिया। केल ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और छोटे पहाड़ की ओर बढ़ गया। ये देखने के बाद कि वह अब कैले को नहीं देख सकता, चोई हान ने पहाड़ के प्रवेश द्वार पर स्थित पेड़ की ओर देखा और बोलना शुरू किया, तुमने उसे सुना है ना? रॉन ने आराम से पेड़ से छलांग लगा दी। उसने चोई हान को घूरा और मुस्कुराने लगा। रॉन के मुंह से एक तीखी आवाज निकलने लगी, मैंने उसके गंदे डायपर बदले और बचपन से ही उसका पालन पोषण किया। ये सच था। चोई हान पहाड़ के रास्ते के सामने खड़ा हो गया और बोलना शुरू कर दिया। कैल निम ने कहा था कि अब आगे से कोई भी उसका पीछा नहीं करेगा। मुझे पता है, तुम छोटे बदमाश। रॉन ने बिना किसी पछतावे के पहाड़ की ओर पीठ कर ली।
ये सुनने के बाद कि केल सिर्फ चोईहान के साथ जा रहा है और कैट ट्राइब के बच्चों को भी पीछे छोड़ रहा है, रॉन भी उसके पीछे चला गया ताकि अगर कुछ हो जाए तो उसे पता रहे। मुझे नहीं आना चाहिए था। वे कहते हैं कि आप जितने बड़े होते हैं उतने ही चंचल होते जाते हैं, और यह चंचलता बहुत तकलीफदेह थी। रॉन जब सराय से वापस लौटा तो वह पहले से कहीं ज्यादा धीमी गति से वापस आया, और चोईहान ने रॉन को गायब होते देखा और फिर कैल के लौटने का इंतजार करने के लिए एक चट्टान पर बैठ गया। केल पहाड़ी रास्ते से कुछ दूर एक गुफा के सामने खड़ा था। गुफा का प्रवेश द्वार बेलों से ढका हुआ था, इसलिए जब तक आप ध्यान से न देखें इसे ढूंढना मुश्किल था। धत्तेरी की, केल ने भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। गुफा का प्रवेश द्वार बहुत छोटा था। उसने अपने कपड़ों की ओर देखा। उसने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन वे फिर भी ढीले थे। सांस गुफा में रेंगने से पहले कैल ने एक लंबी आह भरी। चाहे वह आदमखोर पेड़ हो या ये गुफा, प्राचीन शक्तियों से जुड़ी हर चीज पागलपन भरी लग रही थी। गुफा के प्रवेश द्वार के पास की जमीन पर अब कैल के रेंगने के निशान थे। कुछ ही क्षण बाद उसी स्थान पर एक छोटे सरीसृप के पदचिह्न दिखाई दिए। लगभग 5 मिनट तक गुफा में रेंगने के बाद कैल ने देखा कि गुफा चौड़ी होती जा रही है। टेलर वाकई बहुत हताश रहा होगा। वह अपने विकलांग निचले शरीर के साथ भी रेंगकर यहां तक पहुंचा है। चूंकि आपको अपनी ताकत से ही चट्टान के टॉवर को खड़ा करना था, इसलिए सबसे बड़े बेटे टेलर को खुद यहां आना पड़ा। जिस काम को करने में केल को 5 मिनट लगे, उसे करने में टेलर को शायद बहुत ज्यादा समय लगा होगा। जब रास्ता पर्याप्त चौड़ा हो गया तो केल वापस खड़ा हो गया और आगे चलने लगा। वह जितना अंदर गया, उसके कानों में शोर उतना ही स्पष्ट होता गया। स्वेई, ये हवा की आवाज थी। जब हवाएं आपस में टकरा रही थीं, तो जो आवाज आ रही थी वह गुफा में आगे बढ़ने के साथ साथ और भी तेज होती जा रही थी। आखिरकार केल को कुछ कपड़ा और एक खंभा मिला जो शायद बहुत समय पहले एक झोपड़ी थी। उस पर एक नजर डालने के बाद केल अंदर की ओर आगे बढ़ता गया। स्वेश, हवा की आवाज और भी तेज हो गई। धमाका धमाका, वह हवा को गुफा की दीवारों से टकराते हुए सुन सकता था, जैसे कि एक बड़ी मुट्ठी। केल और भी तेजी से चलने लगा। हवा, मुझे आश्चर्य है कि जब मुझे बाद में हवा की आवाज, प्राचीन शक्ति मिलेगी तो क्या यह ऐसी ही आवाज करेगी। ढाल, फिर रिकवरी, फिर तेज पैर, यही कैल की कार्य योजना थी। कैल को आखिरकार चलना बंद करना पड़ा क्योंकि वह अगली प्राचीन शक्ति के बारे में सोच रहा था जिसे वह पाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने चलना बंद कर दिया था, बल्कि ऐसा था कि उसे चलना बंद करने के लिए मजबूर किया गया था। बहुत खूब, ये कैले की अपेक्षा से भी अधिक बुरा था। केल के सामने एक बड़ा भूमिगत क्षेत्र दिखाई दिया। उसी समय एक भयंकर हवा के बवंडर ने उसकी निगाहें भर ली। धमाका धमाका, बवंडर की वजह से गुफा की दीवारों पर मौजूद चट्टानें धीरे धीरे टूट रही थीं। जमीन पर काफी चट्टानें थीं, जिससे कैल को पता चला कि यह क्षेत्र लगातार बड़ा होता जा रहा था। केल ने भूमिगत क्षेत्र और यहां तक पहुंचने के लिए तय किए गए रास्ते के बीच आगे पीछे देखा। उसे लगा कि अगर वह अंदर गया तो हवा उसे पीछे धकेल देगी। खैर, सिर्फ पीछे नहीं धकेला जाएगा, बल्कि दीवार से टकरा जाएगा, जिससे शायद उसे गंभीर चोट लग जाएगी। हवा इतनी तेज थी। बेशक उस बवंडर का केंद्र शांत होगा क्योंकि वह तूफान का केंद्र है। मुझे लगता है कि केज की मदद के बिना टेलर के लिए यह असंभव होता। अब उसे समझ में आया कि उपन्यास में क्यों लिखा गया था कि उन दोनों ने पूरे 1 सप्ताह तक संघर्ष किया था। हालांकि केल मुस्कुराने लगा। अब यह समय के खिलाफ लड़ाई होने वाली थी। केल ने बिना किसी हिचकिचाहट के भूमिगत क्षेत्र में भयंकर बवंडर में कदम रखा। केल के लाल बाल उसके कपड़ों के साथ साथ लहराने लगे। एक ही समय पर, नहीं, तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम बहुत कमजोर हो। अजगर रास्ते के पीछे प्रकट हुआ और जोर से चिल्लाया। इसके साथ ही साथ उद्धरण चिन्ह ... हाँ, ड्रैगन ने देखा कि चांदी के पंखों वाली एक बड़ी ढाल प्रकट होकर केल को घेर रही है। पंख, जो इतने चमकीले थे कि उन्हें पवित्र कहा जा सकता था, ने कैल को घेर लिया, जबकि बड़ी ढाल ने हवा को रोक दिया। ढाल और पंख कैल को सुरक्षित रख रहे थे। केल ने पलटकर देखा। जैसे ही उसकी नजर ड्रैगन पर पड़ी, उसकी आंखें खुल गईं। आप यहाँ क्या कर रहे हो? ब्लैक ड्रैगन जवाब में कुछ भी नहीं कह सका। इसके बजाय ब्लैक ड्रैगन धीरे धीरे वापस रास्ते में आ गया। जब केल अविश्वास में ड्रैगन को देख रहा था, तो उसने हवा के माध्यम से एक शांत आवाज सुनी जो उसके कान तक पहुंच रही थी। उद्धरण चिन्ह ... मैं तो बस गुजर रहा था। टस्क, केल की जीभ चटकाने की आवाज सुनकर ब्लैक ड्रैगन की पीठ हिल गई, लेकिन केल के पास ड्रैगन पर ध्यान देने का समय नहीं था।
गुफा की हवा में 3 घंटे तेज हवा और 3 घंटे कम हवा का चक्र था। ये वह क्षण था जब हवा कमजोर होने लगी। बेशक केंद्र के करीब पहुंचने पर यह और भी तेज हो जाएगी। स्वेश, बहुत डरावना। हवा अभी भी इतनी तेज थी कि उसे कमजोर चरण कहा जा सकता था। उपन्यास में उल्लेख किया गया है कि 150 वर्षीय व्यक्ति चट्टान के टॉवर तक पहुंचने के लिए इस तेज हवा को पार करता हुआ चला गया। केल ने अपनी नजर वापस गुफा के केंद्र की ओर घुमाई। बड़ा भूमिगत क्षेत्र, बवंडर के बीच में एक आधा खड़ा चट्टान का टॉवर था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई हवा नहीं चल रही थी। आधे खड़े चट्टान के टॉवर के बगल में कई अन्य चट्टानें थीं। मुझे उन सभी पत्थरों को एक साथ इकट्ठा करना होगा। समस्या टावर तक पहुंचने की थी। पत्थरों को एक जगह पर रखना कोई समस्या नहीं थी। एक कदम आगे बढ़ाने से पहले केल ने अपने चारों ओर की ढाल और पंखों की ओर देखा। तांग तांग, तेज हवा ढाल से टकरा रही थी। हालांकि चांदी की ढाल पारदर्शी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हवा असली धातु की ढाल से टकरा रही हो। उस शोर से ब्लैक ड्रैगन, जो दूर देख रहा था, धीरे धीरे पीछे मुड़कर केल की ओर देखने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन आप कमजोर हैं। ड्रैगन को जो कैल दिखाई दे रहा था, वह मुश्किल समय से गुजर रहा था, भले ही ढाल और पंख उसकी रक्षा कर रहे थे। ढाल और पंखों से रोकी न जा सकने वाली हवा उसके कपड़ों को फड़फड़ा रही थी। ढाल के निचले हिस्से से रिसने वाली हवा ने उसे बार बार हिलने से भी रोक दिया। फिर भी केल एक कदम आगे बढ़ता रहा। तभी ड्रैगन ने उसे देख लिया। केल मुस्कुरा रहा था। यह इंसान, जो उस शक्तिशाली बवंडर की तुलना में कुछ भी नहीं था, वही इंसान जो उसके साथ यात्रा कर रहे बिल्ली के बच्चों से भी कमजोर था, वह इंसान जो उसके साथ यात्रा कर रहे सभी लोगों में सबसे कमजोर था, इस हवा को धकेलते हुए मुस्कुरा रहा था। ड्रैगन ने पहले कभी ऐसी चांदी की ढाल नहीं देखी थी। उसने ऐसे पंख भी नहीं देखे थे। ड्रैगन ने अपने पंखों को देखा। यह उसके पंखों से बहुत अलग था। यह बेहद खूबसूरत था। ड्रैगन उत्सुक था कि वह शक्ति क्या हो सकती है। हालांकि ड्रैगन का ध्यान पवित्र और शानदार ढाल या पंखों पर नहीं था। उसका पूरा ध्यान मुस्कुराती हुई केल पर था, और नजर का लक्ष्य केल लगातार मुस्कुरा रहा था। यह संभव है। यह आरामदायक है। हवा के कारण यह थोड़ा मुश्किल और धीमा था, लेकिन यह वास्तव में एक हवा थी। तलवारबाजी की कला सिखाते समय रॉन द्वारा बीकरोक्स को लगभग मार दिए जाने की तुलना में यह बच्चों का खेल था। इससे केल को एक बार फिर महसूस हुआ कि बिना अधिक प्रयास किए कुछ अर्जित करना ही सबसे अच्छा है। अविनाशी ढाल का उपयोग करते समय कोई शारीरिक या मानसिक तनाव नहीं सहना पड़ा। अगर यह टूट भी जाती तो थोड़ा तनाव होता, लेकिन अभी इसके टूटने का कोई खतरा नहीं था। इसे बस पीछे धकेल दिया जाता है। हवा तेज होने पर ढाल को पीछे धकेला जाता था। ईमानदारी से कहें तो केल को कई बार पीछे धकेले जाने की उम्मीद थी। यही कारण था कि उसने शुरू में ढाल की ताकत कम कर दी थी और इसे जितना संभव हो उतना बड़ा कर दिया था। जब भी उसे पीछे धकेला जाता था, वह धीरे धीरे ढाल के आकार को छोटा करने की योजना बना रहा था। हालांकि ये ढाल कैल की अपेक्षा से बेहतर काम कर रही थी। इससे कैल थोड़ा आत्मसंतुष्ट हो गया, लेकिन जब वह बवंडर के केंद्र के लगभग आधे रास्ते पर पहुंच गया, तो उसे सभी तरह के विचारों से छुटकारा पाना पड़ा। उपन्यास में कहा गया था कि केंद्र के करीब पहुंचने पर आपको एक आवाज सुनाई देगी। माना जा रहा था कि यह आवाज किसी बूढ़े व्यक्ति की होगी। केल उस आवाज का इंतजार कर रहा था। आवाज आने के बाद बवंडर और तेज हो जाना चाहिए था। मुझे इसका अफसोस है। वह आवाज सुन सकता था, लेकिन ये थोड़ी अजीब थी। मुझे इसका अफसोस है। वह एक उदास बूढ़ा आदमी था। तस्क तस्क, केल ने अपनी जीभ चटकाए। इन प्राचीन शक्तियों में से कोई भी सामान्य नहीं थी। टेलर को क्यों लगा कि बूढ़े आदमी की आवाज सच्ची थी? केल टेलर के विचारों की धारा को समझ नहीं पाया। हालांकि केल ने अपनी जीभ चटकाना बंद कर दिया और हिलना डुलना भी बंद कर दिया। जिसके पास एक शक्ति है जिससे मैं परिचित हूं, मैं आशा करता हूं कि यह शक्ति आपको ना मिले। वह जिसकी शक्ति से मैं परिचित हूं। उस वाक्य ने केल का ध्यान खींचा था। उसी समय हवा तेज होने लगी और पूरे इलाके में बहने लगी। तांग तांग तांग, हवा पारदर्शी हवा से और भी ज्यादा टकरा रही थी और तेज आवाजें निकाल रही थी। हालांकि केल की चिंता हवा की वजह से नहीं थी। उसके बाल हवा में लहराते रहे। क्या वह अविनाशी ढाल की बात कर रहा है? केल को इस परिचित शक्ति के बारे में सिर्फ एक ही बात समझ में आई, वह थी अविनाशी ढाल। उपन्यास में टेलर से ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। क्या इस प्राचीन शक्ति का मालिक अविनाशी ढाल के मालिक को जानता था? केल के दिमाग में एक साथ कई विचार आए। फिर भी केल ने अभी आगे बढ़ने का फैसला किया।
अगर वह और देर करता तो हवा और तेज हो जाती। मैंने अपने साथियों के साथ बहुत विश्वासघात किया। मैं एक भयानक व्यक्ति था। मैं अपने दम पर जिंदा रहा और बूढ़ा हो गया। मैं कितना शर्मनाक हूँ। केल को केवल बूढ़े आदमी की आवाज ही सुनाई दे रही थी क्योंकि उसे एक बार में एक कदम आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही थी। मैं हमेशा उम्मीद करता था कि सभी लोग वापस जिंदा हो जाएं। हालांकि मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। मैं सिर्फ विलाप कर सकता था और रो सकता था। यही कारण था कि मैं अपना रॉक टावर पूरा नहीं कर सका। कितना कष्टप्रद। केल को बूढ़े आदमी की विलाप भरी आवाज परेशान करने वाली लगी। ईमानदारी से कहूं तो ऐसा लग रहा था कि वह मरना चाहता था। ये वह शैली थी जिससे केल को नफरत थी। एपिक्यूरियन इससे कहीं बेहतर थे। केल ने थोड़ा पीछे धकेले जाने के बाद अपने शरीर को केंद्रित किया और अपने पैरों में थोड़ी ताकत लगाई। एक और कदम उठाने के बाद वह फिर से आवाज सुन सका। ये पुनर्स्थापना शक्ति बेकार है। ये केवल मेरी रक्षा करने में सक्षम है। ये किसी अन्य तरीके से सहायक नहीं है। मैं एक कचरा हूं। केल ने बूढ़े आदमी की चीखों को अनदेखा कर दिया जो उसके दिमाग में गूंज रही थी। खुद की रक्षा करने की शक्ति केल के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। अगर इससे वह कचरा बन जाता तो कौन परवाह करता। जब तक वह जीवित रह सकता था तब तक इन सब बातों का कोई महत्व नहीं था। बस 5 कदम और बवंडर का केंद्र उसके ठीक सामने था। बूम बूम बूम, टकराती हवा की आवाज तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान ढाल पर मुक्का मार रहा हो। ये टूट सकता है। केल ने सोचा कि अब हवा इतनी तेज हो गई है कि ढाल टूट सकती है। अब यह उसे पीछे धकेलने के बजाय और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही होगी। जिस क्षण केल ने सोचा कि हवा उसे काट सकती है, उसे कुछ और भी एहसास हुआ। मैं तब भी नहीं मरा जब हवा ने मुझे तेज ब्लेड की तरह काटा। यह तथ्य था कि इन प्राचीन शक्तियों के स्वामी अत्यंत बातूनी थे। केल ने तुरंत ही अपनी कमर सिकोड़ ली और ढाल का आकार छोटा कर दिया। बूम बूम, ढाल अब छोटी हो गई थी, लेकिन बदले में ये बहुत मजबूत थी। ये हवा के और भी अधिक शक्तिशाली बल को पीछे धकेलने में सक्षम थी। केल ने पारदर्शी ढाल की ओर हाथ बढ़ाया और ढाल के अंदर लगे पारदर्शी हैंडल को कसकर पकड़ लिया तथा आगे बढ़ना जारी रखा। 1 कदम, पुनर्स्थापना एक शापित शक्ति है। 2 कदम, मेरा दिल हमेशा धड़कता रहता था, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। 3 चरण, ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं मौत से डरता था। 4 कदम, मुझे दर्द से डर लगता था क्योंकि मैं हमेशा घायल रहता था और मुझे मौत से, उस दर्द के अंत से और भी अधिक डर लगता था। और अंत में केल ने अंतिम 5वां कदम उठाया। शश, हवा रहित क्षेत्र के अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे कैल के चारों ओर बारिश हो रही हो। तूफान की आंख। हवाएं इस शांत केंद्र के बाहर के क्षेत्र में उमड़ रही थीं। वह हवा की आवाज के साथ बूढ़े आदमी की आवाज भी सुन सकता था। मैंने बाकी सब कुछ त्याग देने का निर्णय लिया ताकि मैं जीवित रह सकूं। ये बूढ़े आदमी द्वारा कही गई आखिरी बात थी। टस्क, बाकी किसी चीज की परवाह किसे है? जीना पहले आता है। इस बूढ़े आदमी के पास कहने के लिए बहुत सी बेकार बातें थीं। केल ने अपनी जीभ चटकाए और ढाल को वापस उसके दिल में लगा दिया। उसके चारों ओर की चांदी की रोशनी तुरंत गायब हो गई। वह आधे अधूरे बने चट्टानी टॉवर की ओर बढ़ा और उसके सामने झुक गया। यह एक सामान्य चट्टानी मीनार थी जो आपको किसी पहाड़ की चोटी पर मिल सकती है। हालांकि ये सभी चट्टानें काली थीं। आदमखोर पेड़ की तरह ही प्राचीन काल से मौजूद ये चट्टानें आम चट्टानों से अलग थीं। बिल्कुल इस क्षेत्र के आसपास की हवा की तरह। जो कुछ भी केल, जो इसे सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षक बनाने के बारे में सोच रहा था, ने अपना विचार बदल दिया। ये बहुत कष्टप्रद होगा। उसने अपनी जेब से दस्ताने निकाले और बाकी चट्टानी टावर को ढेर करने के लिए चट्टानों को उठाने से पहले उन्हें पहन लिया। क्लैक क्लैक क्लैक, रॉक टावर का निर्माण किया जा रहा था, एक एक चट्टान के साथ। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। टेलर ने भी इस भाग को बहुत आसानी से पूरा कर लिया था। हालांकि केज, जो केंद्रीय क्षेत्र में नहीं आया था और इसके बजाय तूफान की आंख के बाहर इंतजार कर रहा था, उसे काफी तकलीफ हुई। ये केंद्रीय क्षेत्र सभी प्राचीन शक्तियों की तरह एक ऐसी जगह थी जहां कोई व्यक्ति केवल अपने दम पर ही प्रवेश कर सकता था। यह आसान है। केल ने आखिरी काली चट्टान उठाए और उसे धीरे से चट्टान के टॉवर के ऊपर रख दिया। यह उसी क्षण हुआ। चमक, काली चट्टानें धीरे धीरे सफेद हो गईं। उसी समय केल उठ खड़ा हुआ और उसने चारों ओर देखा। हवा धीरे धीरे कम हो रही थी। उद्धरण चिन्ह ... हाँ। केल ने ड्रैगन की उलझन भरी आवाज को अनदेखा किया और तब तक इंतजार किया जब तक कि हवा शांत नहीं हो गई।
फिर उसने अपनी बाहें क्रॉस करके बूढ़े आदमी की आवाज सुनी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने उनसे लड़ने की कोशिश की, हालांकि मुझे नहीं पता था कि मैं दर्द के सामने इतना कमजोर था। वे लोग भगवान की सेवा करने वाले लोग नहीं थे। मुझे इसका एहसास तब हुआ जब हम सभी अलग अलग रास्ते पर चले गए और मैं अकेला रह गया। बूढ़े आदमी की बातों ने केल का ध्यान खींचा। फिर उसे अविनाशी ढाल के मालिक की बातें याद आईं। अंधकार के जंगल में रहने वाले लोग जो खुद को भगवान का सेवक कहते थे, वे मुझे बहुत ही घटिया खाना देते थे। उसे यह सोचकर बुरा लग रहा था कि उसने कुछ ऐसा सीख लिया है जो उसे नहीं सीखना चाहिए था। उसे अजीब सा एहसास हो रहा था कि जो बातें उसने अभी सुनी, वे ऐसी बातें थीं जिनके बारे में उसे जीवन भर किसी और को नहीं बताना चाहिए। बूढ़े आदमी के बोलते ही कैल की भौहें और भी सिकुड़ने लगीं। यह आवाज सिर्फ कैल ही सुन सकता था, इसलिए ड्रैगन चुपचाप खड़े कैल को देखकर हिचकिचा रहा था। योजक चिन्ह। मैंने पत्थरों का ढेर लगा दिया। मैंने उन्हें इस उम्मीद में ढेर किया कि मैं समय को पीछे मोड़ सकता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मैं खुश रह सकता हूँ। लेकिन फिर मैंने इसे नष्ट कर दिया। योजक चिन्ह। मुझे अपने स्वार्थी स्वभाव से घृणा होने लगी क्योंकि मैं अपने साथियों को धोखा देकर भाग जाने के बाद अपनी खुशी के बारे में सोच रहा था। सांस। केल ने एक लंबी सांस छोड़ी। ये बूढ़ा आदमी वाकई निराश करने वाला था। केल ने निराशा में बोलना शुरू किया, स्वार्थी होना मानव स्वभाव है। बूढ़े आदमी की आवाज एक पल के लिए गायब हो गई। क्या ये खत्म हो गया? केल ये सोचकर मुस्कुराने लगा कि बूढ़ा आदमी आखिरकार अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। हालांकि रोने की आवाज एक बार फिर जारी रही। अहम। मेरी बड़ी बहन ने भी यही बात कही। वह वाकई एक शानदार बड़ी बहन थी। वह किसी और से ज्यादा भरोसेमंद थी। आह, मेरी बड़ी बहन। सिसकना। ... बूढ़ा आदमी रो रहा था। मैं पागल हो जाऊंगा। टैप टैप टैप। केल अधीरता से अपने पैर से जमीन पर थपथपा रहा था। केल यहाँ ऐसे ही खड़ा नहीं रहना चाहता था। थोड़ी देर रोने के बाद बूढ़े ने अपना आभार प्रकट किया। तुम, जिसके पास जानी पहचानी ताकत है, तुम्हारा यह असभ्य व्यक्तित्व मुझे मेरे बड़े भाई की याद दिलाता है। मैं तुम्हारे असभ्य होने से बहुत ईर्ष्या करता हूँ। और आखिरकार बूढ़े आदमी ने वे आखिरी शब्द कहे जिनका कैल को इंतजार था। ये वही आखिरी शब्द थे जो बूढ़े आदमी ने टेलर से कहे थे। इसे तोड़ो, तब तुम अपनी सीमाओं को पार कर पाओगे। केल मुस्कुराने लगा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत चट्टान के टॉवर पर लात मार दी। तांग। उखड़ना। धमाका। सफेद चट्टानें उड़कर जमीन और दीवार पर जा गिरी। केल को देख रहा ड्रैगन चौंक गया और केल को ऐसे घूरने लगा जैसे वह पागल हो। हालांकि उसके बाद के दृश्य ने ड्रैगन को चौंका दिया। बहुत खूब। टूटा हुआ चट्टान टॉवर। चट्टान के नीचे से एक सफेद रोशनी ऊपर की ओर तैर रही थी। गुफा में फैली कोमल कंपन को कैल के पैरों के नीचे महसूस किया जा सकता था। उस पल प्रकाश कैल की ओर बढ़ा। केल ने रोशनी को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, रोशनी एक तीर की तरह केल के दिल की ओर चली गई। रोशनी का तीर केल के दिल को चीरता हुआ चमककर गायब हो गया। केल ने गहरी सांस ली। फिर उसने अपना सिर नीचे करके अपनी शर्ट के नीचे देखा। उसके दिल के ऊपर बना फैंसी शील्ड टैटू गायब हो गया था और उसकी जगह लाल दिल ने ले ली थी। केल को तुरंत अपने शरीर के अंदर नई ऊर्जा का एहसास हुआ। हृदय की शक्ति से मिलने वाली यह शक्ति ढाल को और भी मजबूत बनाती। वह सामान्य लोगों की तुलना में बहुत तेज गति से ठीक भी हो जाता था, यहां तक कि चोट लगने पर भी। ढाल के विपरीत, जो एक महाशक्ति थी, यह मानव शरीर की शारीरिक शक्तियों का एक हिस्सा था। यह पुनर्योजी शक्ति इतनी मजबूत थी कि यह प्राचीन काल से चली आ रही है। केल ने पुनः ढाल निकाली। जैसा मैंने उम्मीद की थी। केल मुस्कुराने लगा। ढाल पर बना पैटर्न दिल में बदल गया था। उसकी छाती पर बने टैटू से सिर्फ इतना फर्क था कि वह लाल नहीं बल्कि चांदी का था। फिर उसने ढाल लौटा दी और तुरंत चलना शुरू कर दिया। केल ड्रैगन की ओर चला गया था, जो ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो और इसके बजाय आसमान की ओर देखता रहा। केल बस उस ड्रैगन को देखता रहा जो जमीन पर झुका हुआ था। फिर उसने ड्रैगन से ऐसे पूछा जैसे वह झील में पत्थर फेंक रहा हो, तुम मेरे साथ आना चाहोगे? उद्धरण चिन्ह ... तुम इतने कमजोर हो कि तुम्हें सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन मुझे इंसान पसंद नहीं है। ड्रैगन ने उत्तर दिया, अदृश्य होने से पहले। उसने फिर से अपना अदृश्यता जादू इस्तेमाल किया था। केल ने गायब हो रहे ड्रैगन पर बस नाक भान सिकुड़ी। कितना चंचल बदमाश है। वह दूसरों को ड्रैगन को नजरअंदाज करने के लिए कहने के बाद सवाल पूछने के लिए भी अस्थिर था, लेकिन यह ड्रैगन भी उतना ही बुरा था।
हालांकि वह ड्रैगन को अनदेखा नहीं कर सकता था क्योंकि वह पहले उसे बचाने की कोशिश करने के लिए बाहर कूद गया था। केल ने गुफा के चारों ओर देखा, जहां अब कोई तेज हवा नहीं चल रही थी, फिर वह मुड़ा और गुफा से बाहर निकल गया। बेशक उसे वापस रेंगकर बाहर आना पड़ा। उसने बेलों को वापस उनके मूल स्थान पर लौटा दिया और गुफा के प्रवेश द्वार को ठीक से ढक दिया। फिर वह मुड़ा और चलते हुए बोलना शुरू किया। उसकी नज़र घास वाले मैदान की ओर थी। मैं तुम्हें घास पर खड़ा देख सकता हूँ। वह घास पर 4 निशान देख सकता था, जिनमें से प्रत्येक ड्रैगन के 4 पंजों में से एक का प्रतिनिधित्व करता था। ये पंजे के निशान फिर जल्दी से गायब हो गए। ड्रैगन आसमान में उड़ गया था। केल ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि अंत में मेरा परिवार बढ़ गया। केल खुद को रोक नहीं पाया और गहरी सांस ली। ये स्पष्ट था कि ड्रैगन उस अदृश्य अवस्था में भी उसका पीछा करता रहेगा। ये ड्रैगन इतना नौसिखिया क्यों था, जबकि यह अदृश्यता जैसे प्राचीन जादू को जानता है। केल ने सोचा था कि सभी ड्रैगन बुद्धिमान होते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। पहाड़ से नीचे उतरते समय कैले को चोई हान के चेहरे पर आलोचनात्मक भाव दिखाई दे रहे थे। चोई हान ने कैले को चुपचाप देखा, फिर आखिरकार पूछा, क्या तुम पहाड़ पर घूमे? बकवास। हवा के कारण उसके बाल अस्त व्यस्त हो गए थे तथा गुफा के पथरीले और रेतीले प्रवेश द्वार पर रेंगने के कारण उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे। केल ने चोई हान को कठोर जवाब दिया, हाँ, मैं घूम गया। चोई हान ने चिंता से कैल की ओर देखा। कैल ने बस नजरें चुरा ली। उस रात केल ने बिल्ली के बच्चों को एक संदेश देने के लिए कहा। यह एक ऐसा पत्र था जो जादू से बनाया गया था, जिससे लेखक की लिखावट का पता लगाना असंभव था। सुनिश्चित करें कि वे आपको न देखें। यह पत्र पुजारिन केज और मार्क्वेस के सबसे बड़े बेटे टेलर के लिए नई आशा की किरण था। देर रात पजल सिटी के बाहरी इलाके में एक छोटे से 2 मंजिला घर में। इलाके में एकमात्र रोशनी इस छोटे से घर की पहली मंजिल पर लगी रोशनी थी, जो खिड़कियों से बाहर आ रही थी। मार्क्वेस स्टेन के सबसे बड़े बेटे टेलर, जो घर के मालिक थे, ने भौहें सिकुड़नी शुरू कर दी। क्या हो रहा है? लानत है। उफ, रुको, अभी मुझसे बात मत करो। मृत्यु के देवता की पुजारिन केज दर्द से अपना सिर भींच रही थी। खनक, उसके हाथ में बियर का प्याला जमीन पर गिर गया। टेलर और उसके 3 साथी तेजी से उसके पास पहुंचे। क्या भगवान फिर से तुमसे कुछ कह रहे हैं? टेलर ने चिंता से उसकी ओर देखा। मृत्यु का देवता समय समय पर केज से बात करता था। यह एक दिन अचानक हुआ था और कभी कभी ऐसा ही दिखाई देता था। केज ने यह तथ्य चट से छिपाया था और केवल टेलर और उसके 3 अधीनस्थों को ही इसके बारे में पता था। आह, कितना परेशान करने वाला। कुछ देर तक संघर्ष करने के बाद केज उछलकर घर के पिछले दरवाजे की ओर चली गई। वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। वह अभी भी अपना सिर भींचे हुए थी और थोड़ा लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसकी नज़र पिछले दरवाजे पर ही केंद्रित थी। टेलर ने अपने अधीनस्थों को पीछे रहने को कहा और वह अपनी व्हीलचेयर को धकेलते हुए उसके पीछे चल पड़ा। क्या कोई अंदर घुस आया? वे भले ही छोटे से घर में रहते हों, लेकिन हर जगह जादुई अलार्म लगे हुए थे। टेलर अपने छोटे भाई को लेकर इतना चिंतित था कि बिना अलार्म के सो नहीं पाता था। मार्क्वेस एस्टेट में अपने ही कमरे में एक हत्यारे द्वारा अपने दोनों घुटनों को नष्ट कर दिए जाने के बाद टेलर के लिए अब कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं रह गया था। केज, क्या हो रहा है? पकड़ना। स्लैम। केज ने पीछे का दरवाजा जोर से खोला। टेलर को सिर्फ एक शांत पिछवाड़ा दिखाई दे रहा था। ये हमेशा की तरह शांत और शांत था। बगीचे में 2 लैंप जल रहे थे, जिससे ये प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा रोशनी वाला इलाका बन गया था। केज पिछवाड़े की ओर भागने लगी और टेलर भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। केज संपत्ति की सीमा पर लगी बाड़ तक चला गया और अचानक जोर से चिल्लाया। हाँ, ये स्थान अलार्म की सीमा से बाहर था। उस बाड़ के ऊपर 5 छोटी चट्टानों से बना एक छोटा सा रॉक टावर था। यह इतना बड़ा था कि इस घर में रहने वाला अकेला योद्धा बाद में गश्त पर निकलते समय इसे ढूंढ सके। उद्धरण चिन्ह ... पागलपन। यह असली था। केज के मुंह से कुछ कठोर शब्द निकले। टेलर व्हीलचेयर पर केज के पास पहुंचा और उलझन में बाड़ के ऊपर बने चट्टानी टॉवर को देखने लगा। यह क्या है? टेलर के प्रश्न पर केज ने संदेश पढ़ा जो उसके बगल में चाक से लिखा हुआ था। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो तो इसे तोड़ दो। इसमें यही लिखा है। टेलर के चेहरे पर उलझन और उत्सुकता दोनों एक साथ उभर आए। केज ने उसे देखकर आह भरी और अपनी कनपटी पर उंगली रख दी। मैं वोट देता हूं कि आप इसे तोड़ दें। नहीं, यह पागलपन लगता है, लेकिन भगवान इसे तोड़ने के लिए कहते हैं। उद्धरण चिन्ह ... क्या यह पहली बार है जब भगवान ने कुछ बकवास नहीं कहा है?
आजकल वे इतना क्यों बोल रहे हैं? वे आमतौर पर मुझसे साल में एक बार ही बात करते हैं। इस चट्टानी टॉवर का इससे क्या संबंध है? केज ने टेलर से नजरें मिलाने के लिए मुंह मोड़ा। हमारे जीवन का महत्वपूर्ण मोड़, यही उन्होंने कहा था। मृत्यु का देवता केवल तभी केज के पास आता था जब वह सो रही होती थी। नींद मृत्यु के समान थी, इसलिए मृत्यु के देवता के लिए नींद एक तरह का मार्ग था। हालांकि इस बार उसने अपने स्वामी को शराब पीते समय सुना था। केज को लगा कि मौत का देवता उससे बहुत ज्यादा बियर पीने के कारण नाराज है, इसलिए उसने उसका स्वागत किया था। वह चाहती थी कि ये देवता उस पर ध्यान देना बंद कर दे। हालांकि मौत के देवता के पास उसके लिए एक अलग संदेश था। फैसला आपको लेना है। हालांकि अगर आप शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो इसे न तोड़ें। यही उन्होंने कहा। उसने चट्टान के टॉवर की ओर देखा। नीचे कुछ था। चट्टान के नीचे एक पत्र है। मुझे लगता है कि उन्होंने पत्र के लिए इस चट्टान के टॉवर को ढेर कर दिया है। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त टेलर की ओर देखने के लिए पीछे मुड़ी। उसे व्हीलचेयर से ऊपर देखना था, इसलिए हालांकि वह चट्टान का टॉवर देख सकता था, लेकिन वह उसके नीचे लिखा पत्र नहीं देख सका। मुझे चट्टानी टॉवर के आसपास कोई अजीब शक्ति महसूस नहीं होती। हालांकि वह असली जादूगरों जितनी संवेदनशील नहीं थी, लेकिन दैवीय शक्तियों का उपयोग करने से केज अपने आसपास की चीजों के प्रति काफी संवेदनशील और समझदार हो गई। वह यह महसूस करने में सक्षम थी कि किसी वस्तु या स्थान के आसपास कोई अभिशाप या नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं। आखिरकार वो मृत्यु के देवता की सेवक थी। वह टेलर के जवाब का इंतजार कर रही थी। टेलर ने रात के आसमान की ओर देखा, फिर धीरे से मुड़कर केज की ओर देखा। नष्ट कर देना। केज ने तुरंत अपने सामने स्थित चट्टानी टावर पर मुक्का मारा। तांग तांग तांग। बाढ़ के ऊपर की सारी चट्टानें गिर गईं। टेलर बस चुपचाप ये सब होते हुए देखता रहा। अगर मैं शांति से रहना चाहता हूं तो इसे मत तोड़ो। टेलर कभी भी शांति से नहीं जी पाया था। उसे शांति से जीने की कोई इच्छा भी नहीं थी। वह अपने पैरों को ठीक करने और आगे बढ़ने का कोई रास्ता खोजने जा रहा था। और फिर मैं अपने इस शापित परिवार को उखाड़ फेंकूंगा। टेलर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और केज ने उसे लिफाफा थमा दिया। टेलर ने तुरंत लिफाफा खोला और पाया कि पत्र जादू से लिखा गया था ताकि लोग प्रेषक की लिखावट को न पहचान सकें। रईस अक्सर इस वस्तु का इस्तेमाल करते थे। टेलर ने बिना किसी हिचकिचाहट के पत्र खोला। पत्र की पहली दो पंक्तियां, जो यार्ड में लगे लैंप के माध्यम से दिखाई दे रही थीं, ने तुरंत उसका ध्यान आकर्षित किया। क्राउन प्रिंस के पास एक प्राचीन शक्ति है। इसे हीलिंग का सितारा कहा जाता है और यह उसके लिए बेकार है। यह एक बार इस्तेमाल की जाने वाली शक्ति है जो किसी भी तरह की चोट को ठीक कर सकती है। वह दूसरे राजकुमार और तीसरे राजकुमार को नियंत्रण में रखने के लिए एक विधि की तलाश कर रहा है। टेलर के हाथ कांपने लगे। क्या हो रहा है? टेलर के हाव भाव और उसके कांपते हाथों को देखकर केज का मूड खराब हो गया। हालांकि वह जल्द ही शांत हो गई। हाँ, टेलर हंसने लगा और फिर उसने उसे पत्र थमा दिया। ये निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। आप क्या बकवास बात कर रहे हैं? केज ने टेलर से पत्र लिया और पढ़ना शुरू किया। प्राचीन शक्ति और क्राउन प्रिंस के बारे में पढ़ने के बाद वह एक पल के लिए रुकी, लेकिन फिर बाकी पढ़ना जारी रखा। फिर उसने पत्र का निचला हिस्सा पढ़ने के बाद अपना सिर ऊपर उठाया। आपके पैर भले ही न हिले, लेकिन आपका सिर, हाथ, आंखें और मुंह हिल सकते हैं। आपका बाकी शरीर अभी भी पूरी तरह से जीवित है। ये निर्णय आपको लेना है। टेलर स्टेन, मार्क्विस स्टेन के सबसे बड़े बेटे। टेलर ने आंगन के कोने में अंधेरे की ओर देखा और बोलना शुरू किया। पिंजरा। हाँ, चलो इस जगह को बटलर के लिए छोड़ दें और अभी राजधानी की ओर चलें। ठीक है। उसने अभी भी जीवित टेलर के निर्णय के साथ चलने का फैसला किया। वह एक ऐसी महिला थी जिसने किसी और की तुलना में कई बार मृत्यु का अनुभव किया था, क्योंकि वह मृत्यु के देवता की पुजारी थी। इस प्रकार वह जीवन के मूल्य के बारे में बहुत स्पष्ट थी। मुझे यकीन है कि बुद्धिमान टेलर सब कुछ संभाल लेगा। आप इसमें बहुत अच्छे हैं। केज को टेलर की बुद्धि और क्षमताओं पर भरोसा था। तुम सही हो। मैं पहले बहुत अच्छा था। पहले हुआ करता था। टेलर को भूतकाल का प्रयोग करते हुए सुनने के बाद केज ने उसकी ओर देखा। मुझे पता होना चाहिए था कि मुझे अपना ख्याल कैसे रखना है। दुर्भाग्यवश टेलर के पैर में चोट लग गई, क्योंकि उसने अपना ठीक से ख्याल नहीं रखा और अचानक ही वह दुर्घटना का शिकार हो गया। टेलर ने अपना सिर उठाकर छोटे से 2 मंजिला घर को देखा। वह पिछले कुछ महीनों से यहाँ रहकर काफी निराश हो चुका था, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि सुराग असली है या नहीं। इस निरर्थक प्रयास को जारी रखने के बजाय शायद थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले जाना बेहतर होगा।
कम से कम मौत के देवता ने झूठ तो नहीं बोला। टेलर को एक मोड़ की जरूरत थी। उसने बोलना शुरू किया, अगर यह क्राउन प्रिंस है तो हमें शाही कार्यक्रम के लिए समय का मिलान करना होगा। हमें जल्दी करनी होगी। ठीक है, चलो जल्दी करते हैं। क्या ये ठीक रहेगा? अगर हम राजधानी जाएंगे तो मंदिर के बहुत से लोगों से मिलेंगे। वे क्या कर सकते हैं? मुझे बहिष्कृत कर दें। ये बहुत बढ़िया होगा। मुझे बस तुम्हारी चिंता है। धन्यवाद, कोई जरूरत नहीं है। जब केज ने पत्र उठाया तो वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और एक साथ बोले, उपकारी। खैर, वे इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे कि यह व्यक्ति उनका उपकार करता था या नहीं, लेकिन उन दोनों को ये लग रहा था कि इस पत्र का लेखक उनका उपकार करता था। इसका मतलब था कि अंततः उन्हें इस उपकारकर्ता को ढूंढना होगा और उसका उपकार चुकाना होगा। दो जोड़ी आंखें, जो कुछ ही पल पहले तक साफ और शराब के नशे में नहीं थी, चुपचाप पत्र को देख रही थी। यह उन लोगों की नजर थी जो अपने जीवन का निर्णायक मोड़ पा चुके थे। लाल बिल्ली का बच्चा जो दूसरे घर की छत से ये सब देख रहा था, अपनी बहन से फुसफुसाया, ऑन नूना, अब हम घर जा सकते हैं, है ना? हाँ, हमने अपना काम कर दिया है। चलो मांस खाते हैं। वाह! जब वे घर वापस लौटे तो दोनों बिल्ली के बच्चे छत से छत पर कूदने लगे। अगले दिन केल अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके और चेहरे पर शिकन लिए खड़ा था। उसकी नजरें सामने खड़े व्यक्ति पर ऊपर से नीचे तक टिकी हुई थीं। केल का पहनावा सामान्य से भी अधिक चमकदार और शानदार था। युवा स्वामी, यदि मैं हंस वहां न होता तो भी आप पहाड़ पर लौटते कैसे रहते? इस उपकप्तान को तुम्हें ले जाना चाहिए था। एगो, युवा स्वामी, ये रॉन बहुत दुखी है। केल ने इसलिए कपड़े पहने थे क्योंकि वह गुफा से रेंगते हुए वापस आने के बाद लोगों की निगाहों से परेशान था। उसने जो फैंसी पोशाक पहनी थी वो उसके चमकीले लाल बालों के साथ काफी अच्छी लग रही थी। केल दिखने में बिल्कुल भी कमी नहीं रखता था, लेकिन इस समय केल के परेशान दिखने का एक और कारण था। तुम ऐसे ही जाओगे? वे सराय के सामने खड़े थे। केल अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ा था और चोई हान को देख रहा था। चोई हान के पास एक छोटा सा बैग और उसकी तलवार थी। हाँ, जाने वाले चोई हान के लिए कोई विशेष दावत या विदाई पार्टी नहीं थी। न तो केल और न ही चोई हान ऐसा कुछ चाहते थे। यही कारण है कि यह विदाई समारोह भी काफी छोटा था। केल, बिल्ली के बच्चे, हंस, रॉन, बीकरोक्स और उपकप्तान, बस इतना ही था। उपकप्तान का वहां होना थोड़ा अजीब था, लेकिन वह केल की तरह ही भौहें सिकुड़े हुए खड़ा था और अलविदा कह रहा था। सांस। केल ने अपनी जेब से एक छोटा सा बैग निकाला और चोई हान की ओर फेंका। चोई हान ने आसानी से बैग पकड़ लिया। चोई हान ने बैग को पहचान लिया। यह उसी आकार का था जैसा बैग केल ने ब्लैक ड्रैगन को दिया था। चोई हान ने बैग खोला और उसके अंदर औषधियां और अन्य प्रकार की उपयोगी वस्तुएं पाईं। चोई हान ने बैग से अपना सिर उठाया और केल की ओर देखा। जब उनकी नजरें मिली तो केल ने सीधे सीधे बोल दिया, क्या तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम्हें यह नहीं चाहिए तो इसे फेंक दो। चोई हान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन केल बस वही कह रहा था जो वह कहना चाहता था। फिर वह मुड़ा और अपने कमरे की ओर चल दिया। अलविदा। अलविदा कहने के बाद जब केल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके चेहरे पर एक स्थिर भाव था। चोई हान से मिलने के लिए अब कोई और कारण नहीं होना चाहिए। खैर, यानी एक बार और। वे राजधानी में एक बार फिर मिलेंगे, उसके बाद वह चोई हान को रॉन और बीकरॉक्स के साथ कुछ आदेशों के साथ भेज देगा। उसके बाद उसने चोई हान से बिल्कुल भी संपर्क न करने की योजना बनाई। मुझे जल्द वापस आना है। चोई हान की प्रतिक्रिया, जिसमें थोड़ी खुशी दिख रही थी, ने कैल को सिहरन पैदा कर दी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चोई हान को लगा कि कैल का पीछे मुड़कर न देखना बिल्कुल उसके स्वभाव के जैसा है। फिर उसकी नजर बाकी लोगों की ओर मुड़ गई। राजधानी में मिलते हैं। आहम, मैं खुद को प्रशिक्षित करूंगा ताकि जब हम राजधानी में हो तो मैं युवा मालिक का निजी रक्षक बनूं। डिप्टी बटलर हंस ने प्रसन्नतापूर्वक अलविदा कहा, जबकि उप कप्तान ने बहुत ही परेशान स्वर में जवाब दिया, मैं अपनी धार तेज रखूंगा। बाद में मिलते हैं। बीकरॉक्स और रॉन ने भी अलविदा कहा। बेशक, बिल्ली के बच्चों ने अलविदा कहने के लिए चोई हान के पैर को अपने पंजों से थपथपाया। अंततः ब्लैक ड्रैगन, जो दिन में यार्ड में रहने के लिए अदृश्यता जादू का प्रयोग करता था और रात में केल की खिड़की के पास लेट जाता था, ने चोई हान को कुछ अदृश्य मन भेजा। मुझे पहले ही बहुत कुछ मिल चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं लगातार प्राप्त करने वाली स्थिति में ही रहूंगी। चोई हान ने मुस्कुराने से पहले जादुई बैग अपनी जेब में रख लिया। केल उसे देख नहीं पाया क्योंकि उसकी पीठ मुड़ी हुई थी,
लेकिन ये पहली बार था जब बाकी लोगों ने चोई हान को इतनी चमकदार मुस्कान के साथ देखा था। मैं आप सभी से राजधानी में मिलूंगा। चोई हान ने सराय से बाहर निकलने से पहले सम्मानपूर्वक अलविदा कहा। उसके जैसे किसी व्यक्ति ने दसियों साल अकेलेपन में बिताए थे जो मौत से भी बदतर था। अब उसके पास लौटने के लिए कोई जगह थी। उसके पास ऐसे लोग भी थे जिनकी कृपा का बदला उसे चुकाना था। मुझे ये सुनिश्चित करना है कि मैं ये कार्य ठीक से पूरा करूं। चोई हान किल और बाकी लोगों से दूर चला गया और पजल सिटी से बाहर चला गया। अगली सुबह केल का समूह गाड़ी पर सवार हो गया और पजल सिटी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। युवा स्वामी, हम जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है। रॉन की बात पर केल ने सिर हिलाया और रॉन ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और गाड़ी को चलने के लिए तैयार कर दिया। वे अपनी यात्रा पर वापस जा रहे थे। आप कहाँ देख रहे हैं? केल बिल्ली के बच्चे भाई बहनों को घूर रहा था जो उसकी नज़र से बचने की कोशिश करते हुए बेचैन हो रहे थे। बिल्ली के बच्चे चौंक गए और अपनी आंखें दूसरी ओर घुमा लीं। केल मुस्कुराने लगा। क्या तुम्हें कोई ड्रैगन या कुछ और मिला? हौंफना। केल ने बिल्ली के बच्चों को हौंफते हुए सुना लेकिन उसे अनदेखा कर दिया। चोई हान भले ही चले गए हों लेकिन अब एक ड्रैगन उनका पीछा कर रहा था। हालांकि उसके पास इस तथ्य के बारे में चिंता करने का समय नहीं था। एक दिन की यात्रा के बाद वे अब शिविर बनाने के लिए तैयार हो रहे थे। माफ कीजिए, अगर ठीक हो तो क्या हम आपके कैंपसाइट का एक हिस्सा साझा कर सकते हैं? केल के शिविर क्षेत्र में एक गाड़ी आए और जो व्यक्ति उसका चालक लग रहा था वह उतर गया और उप कप्तान के पास पहुंचा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? उप कप्तान ने पूछा, हालांकि उसे ड्राइवर के कवच पर लाल सांप देखकर पहले से ही इसका उत्तर पता था। ड्राइवर ने उप कप्तान और उसके पीछे खड़े केल को झुककर अपना परिचय दिया। मेरा नाम टॉम है और मैं मार्क्वेस स्टेन की संपत्ति का हिस्सा हूं। बकवास। केल ने लगभग जोर से यह बात कही जब उसने बिना किसी शिखा वाली जर्जर दिखने वाली गाड़ी को देखा। खिड़की खुली और केल को टेलर स्टेन का चेहरा दिखाई दिया। मेरा नाम टेलर स्टेन है। मैंने काउंट हेनिट्यूस की शिखा देखी है और मदद मांग रहा हूं, हालांकि मुझे यकीन है कि यह आदर्श नहीं है। टेलर ने सोचा कि अगर यह मजबूत काउंट हेनिट्यूस का कैंपसाइट है तो वह रात के लिए सुरक्षित रहेगा। केल की नज़र में यह इतना अच्छा नहीं था। केल अब मार्क्वेस स्टेन के सबसे बड़े बेटे टेलर और पागल पुजारिन केट से मिल चुका था। उसने उस ड्रैगन के बारे में सोचा जो अभी उसके लिए सुअर या हिरन का शिकार कर रहा होगा और भौहें सिकोड़ने लगा। धत्तेरी की। एक चला गया और 3 आ गए।